गाजियाबाद में 3 बहनें थीं, निशिका, प्राची, पाखी। एक कोरियन गेम ने उनकी जिंदगी ले ली। ये सिर्फ उनकी कहानी नहीं, ये तुम्हारी भी हो सकती है। एकदम सही कहा। और ये सुनने में शायद थोड़ा ब्रूटल लगता है, पर एक ऐसी डार्क रियलिटी है जो रोज हमारे आसपास घट रही है। हम बस स्क्रीन स्क्रॉल करते हुए इसको इग्नोर कर देते हैं। हाँ बिल्कुल। ये कोई मतलब रैंडम इंसिडेंट नहीं था ना, ये एक पूरे इनविजिबल चेन रिएक्शन का आखिरी नतीजा था। तो आज के इस सफर में हमारा मिशन क्या है? हम बेसिकली खालिद रजा की जो किताब है द हिडन एनिमी, उसके शुरुआती हिस्सों को अनपैक कर रहे हैं। स्पेसिफिकली उसका चैप्टर 1 फोन गोस्ट और चैप्टर 2 लाइफ कॉस्ट। राइट, और ये जरूरी है क्योंकि हम प्रॉब्लम के रूट कॉज को समझना चाहते हैं। एग्जैक्टली। इस डीप डाइव का एम किसी को जज करना या गिल्ट फील करवाना नहीं है, बल्कि उस डिजिटल ट्रैप को समझना है जो हमारा वक्त और दिमाग दोनों खा रहा है। सही बात है। जब तक हम उस ट्रैप के पीछे की इंजीनियरिंग को नहीं समझेंगे, तब तक इससे बाहर निकलने का हर अटेम्प्ट फेल ही होगा। ये कोई सिंपल आदत नहीं है। हाँ, ये एक बिहेवियरल डिजाइन है। तो एक रिलेटेबल सिनेरियो से शुरू करते हैं जो बुक में दिया है, और आई थिंक ये लगभग हर घर की कहानी बन चुकी है। और बिल्कुल वही रात के 11 बजे वाला सीन। हाँ वही, रात के 11 बज रहे हैं, कल सुबह एक इंपॉर्टेंट एग्जाम है या कोई ऑफिस प्रेजेंटेशन है। दिमाग में एक बहुत ही इनोसेंट सा थॉट आता है कि यार दिन भर बहुत मेहनत की है, बस एक रील देख लेता हूँ। एक रील देख के थोड़ा रिलैक्स हो जाऊंगी और फिर वापस पढ़ने बैठूंगी। हाँ, क्लासिक ट्रैप। राइट। और अचानक जब घड़ी पर नजर पड़ती है तो रात के 1 बज चुके होते हैं। 30 या 50 रील स्वाइप हो चुकी हैं, पर एक भी याद नहीं है, और पेट में एक अजीब सा गिल्ट और कल का डर बैठ जाता है। एकदम खालीपन लगता है उस वक्त। हाँ, तो ओके, लेट्स अनपैक दिस। क्या ये किसी इंसान की पर्सनल वीकनेस है? मतलब क्या ये हमारी गलती है या बैकग्राउंड में कुछ और ही चल रहा है? इसे पर्सनल फेलियर मानना ना एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। जो लोग खुद को ब्लेम करते हैं कि मुझ में विल पावर नहीं है, वो एक्चुअली पूरी पिक्चर नहीं देख रहे हैं। तो मतलब गलती हमारी नहीं है? नहीं, सच्चाई ये है कि ये एक केयरफुली डिजाइन्ड ट्रैप है। दुनिया के सबसे होशियार इंजीनियर्स, टॉप साइकोलॉजिस्ट्स और डेटा साइंटिस्ट्स ने मिलकर ये जाल बनाया है। उनका सिंगल गोल है, उनका सिर्फ एक मकसद है, दिमाग को किसी भी तरह स्क्रीन पर रोके रखना। ओह वाओ, मतलब एक आम इंसान अकेले इन मल्टी बिलियन डॉलर टेक जायंट से लड़ रहा है? बिल्कुल, और इस लड़ाई में वो हमारे दिमाग की बेसिक बायोलॉजी का ही फायदा उठा रहे हैं। स्पेसिफिकली एक न्यूरोकेमिकल को टारगेट करते हैं, डोपामीन। डोपामीन, ये वही है ना जिसको खुशी का बटन कहते हैं? हाँ, एग्जैक्टली। ये दिमाग का एक सिस्टम है जो कहता है वाह ये अच्छा था, इसको फिर से करो। नॉर्मली अगर हम एवोल्यूशन की बात करें तो ये डोपामीन बहुत मेहनत के बाद मिलता था, जैसे शिकार करने के बाद खाना मिलना या कुछ ऐसा। हाँ, या आज के टाइम में अपनी पसंदीदा बिरयानी खाना, क्रिकेट में छक्का मारना या एग्जाम में टॉप आना, इन सब में एफर्ट लगता है। राइट, टाइम और मेहनत लगती है उस खुशी तक पहुंचने में। पर इंस्टाग्राम और रील्स ने इस सिस्टम को हैक कर लिया है। वो हर 5 सेकंड में बिना किसी मेहनत के डोपामीन रिलीज करवा रहे हैं। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? अगर मैं इसको एक एनालॉजी से समझूं, जैसा बुक में मेंशन्ड है, अगर रियल लाइफ अचीवमेंट्स दिमाग के लिए एक न्यूट्रिशन से भरी बिरयानी की तरह हैं जिसमें वक्त लगता है, तो क्या रील्स एक सस्ती कैंडी की तरह हैं? ये बहुत परफेक्ट एनालॉजी है। कैंडी खाते वक्त इंस्टेंटली एक शुगर रश मिलता है, बहुत मजा आता है, पर थोड़ी देर बाद क्या होता है? एनर्जी क्रैश होती है। बिल्कुल, दिमाग थक जाता है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि उस कैंडी की भूख या क्रेविंग और बढ़ जाती है। ये हमारे नेचुरल रिवॉर्ड सिस्टम का डिजिटल हैक है। आई मीन, ये रियलाइजेशन सच में पर्सपेक्टिव चेंज करने वाला है। हम लेजी नहीं है, बस हमारा रिवॉर्ड सिस्टम हाईजैक हो गया है। सही बात है। और इसका एक और अजीब साइड इफेक्ट है जो चैप्टर 1 में बहुत डीपली एक्सप्लोर किया गया है, फैंटम वाइब्रेशन सिंड्रोम। ओह हाँ, ये तो हर किसी के साथ होता है। यार मैंने खुद ये एक्सपीरियंस किया है। कभी जेब में फोन वाइब्रेट नहीं हुआ पर लगा कि हुआ है। जल्दी से निकाल कर देखा तो कोई मैसेज नहीं। ये गोस्ट इन द पॉकेट वाली इल्यूजन कहाँ से आ रही है? ये दरअसल इस बात का प्रूफ है कि हमारी दिमाग की वायरिंग बदल रही है। जब हम लगातार अपना फोन चेक करते हैं ना, तो दिमाग एक परमानेंट वेटिंग मोड में चला जाता है। वेटिंग मोड मतलब हर वक्त बस इंतजार करना? हाँ, सबकॉन्शियसली दिमाग पूछता रहता है, नोटिफिकेशन आई, अभी आई, कुछ मिस तो नहीं हो गया। इस स्टेट में रियल फोकस और क्रिएटिविटी पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाती है।
इस वेटिंग मोड का नतीजा क्या होता है, इसका एक बहुत स्ट्राइकिंग एग्जाम्पल द हिडन एनिमी में दिया है। एक मैथ का मुश्किल सवाल सॉल्व हो रहा है, दिमाग फुल स्पीड पर है, आंसर बस आने वाला है। और तभी एक पिंग बचता है। एग्जैक्टली व्हाट्सएप पर एक छोटा सा पिंग बचता है, उस एक पिंग का कॉस्ट इतना ज्यादा है। और इस फेनोमेनन के पीछे जो हार्ड साइंटिफिक फैक्ट्स हैं वो और भी डरावने हैं। चैप्टर में 3 ऐसे शॉकिंग डेटा पॉइंट्स हैं जो सबको पता होने चाहिए। पहला फैक्ट है रिकवरी टाइम के बारे में। अच्छा। जब दिमाग फोकस मोड से निकलकर किसी नोटिफिकेशन के लिए डिस्ट्रैक्शन मोड में जाता है तो उसे वापस उसी डीप फोकस में आने में 23 मिनट्स लगते हैं। वेट, रियली 23 मिनट्स? अगर 1 घंटे में 3 बार फोन बजा तो टेक्निकली मैंने फोकस के साथ 0 मिनट्स बिताए हैं। नोटिफिकेशंस और पिंग से किसी का भी आईक्यू टेम्परेरीली 10-10 पॉइंट्स तक गिर सकता है। 10 पॉइंट्स, ये तो बहुत ज्यादा लग रहा है। इसे ऐसे समझिए, अगर कोई पूरी रात बिना सोए जागता रहे तो अगले दिन उसका आईक्यू सिर्फ 7 पॉइंट्स गिरता है। व्हाट? पूरी रात जागने से आईक्यू कम गिरता है एज कंपेयर टू नोटिफिकेशंस? ये दिमाग के साथ लिटरल खिलवाड़ है। हम अपने ही दिमाग को इनएफिशिएंट बना रहे हैं। वही तो। और अब तीसरा फैक्ट सुनिए। अगर फोन सिर्फ सामने रखा हो, साइलेंट मोड पर, स्क्रीन नीचे की तरफ, बिना छुए भी दिमाग की 20% एनर्जी वेस्ट होती है। क्यों? अगर साइलेंट है तो क्यों वेस्ट होगी? क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको इग्नोर करने में अपनी एनर्जी लगाता है। उसे पता है कि वह एक टेम्पटिंग चीज रखी है और सेल्फ कंट्रोल मेंटेन करने में एनर्जी ड्रेन होती है। ये तो घोर कलयुग वाला सीन है यार। मतलब हम एसेंशियली ये कंक्लूड कर सकते हैं कि फोन सिर्फ हमारा वक्त नहीं चुरा रहा, वो हमारा दिमाग और कॉग्निटिव एबिलिटी चुरा रहा है। बिल्कुल। और जब हम इन सब चीजों को साथ मिलाकर देखते हैं तो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का जो मैथ है लॉस्ट लाइफ का, वो सच में जमीन खिसका देता है। हाँ, बुक में वक्त की चोरी का एक ब्रूटल मैथ दिया हुआ है। स्क्रीन टाइम को लाइफ से कैसे मापें, इसका एक सिंपल फॉर्मूला है। अपना डेली आवर्स लीजिए, 365 से मल्टीप्लाई करें और 24 से डिवाइड करें। इससे निकलता है साल में खोए हुए प्योर दिन। ये मैथ में जब भी किसी को बताती हूँ लोग शॉक हो जाते हैं। होंगे ही ना। अगर किसी का डेली एवरेज 2 घंटे है तो साल में वो पूरा 1 महीना होता है। और आजकल 2 घंटे तो बहुत कम है। अगर किसी का एवरेज 5 घंटे है तो वो साल के 76 दिन होते हैं। 2.5 महीने। 2.5 महीने, इमेजिन करें। और हैवी यूजर्स के अगर 7 घंटे हैं डेली तो वो साल के 106 दिन, 3.5 महीने आपने किसी और की जिंदगी की रील्स देखने में निकाल दिए। जबकि इसमें कोई कोडिंग लैंग्वेज सीखी जा सकती थी, गिटार बजाना सीखा जा सकता था। सही बात है। पर यहाँ ना एक बहुत जरूरी पॉइंट आता है जो खालिद रजा और करीर फैक्ट्री ने अपने फिलॉसफी में बिल्कुल क्लियर किया है। हाँ, उनका अप्रोच काफी बैलेंस्ड है इस बारे में। राइट। उनका मकसद ये नहीं है कि फोन छुड़वा दें। फोन अपने आप में प्रॉब्लम नहीं है। आप देखिए, स्कूल और कॉलेज के ग्रुप्स वहीं चलते हैं, यूट्यूब पर फ्री पढ़ाई होती है। फोन का गलत इस्तेमाल प्रॉब्लम है। ये डिस्टिंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम टूल्स को ब्लेम नहीं कर सकते। और यहीं से चैप्टर 2 लाइफ कॉस्ट का कॉन्सेप्ट कनेक्ट होता है। अगर हमारे साल के 76 दिन वेस्ट हो रहे हैं तो उसकी एक्टिव एनर्जी कॉस्ट क्या है? इसे एक सिंपल एनालॉजी से समझते हैं। दिमाग ना एक स्मार्टफोन की बैटरी जैसा है। सुबह जब हम उठते हैं तो बैटरी 100% होती है। राइट? हमारे पास वक्त के साथ विल पावर और डिसीजन मेकिंग का एक फ्रेश रिजर्व होता है। पर लोग क्या सोचते हैं? और ये सबसे बड़ा धोखा है। न्यूरोसाइंस कहती है कि रील्स देखने से दिमाग आराम नहीं कर रहा होता, वो डोपामीन रिजर्व को खर्च कर रहा होता है। अच्छा, मतलब विजुअल कॉर्टेक्स ओवरड्राइव में होता है। हाँ, हर 15 सेकंड में नया विजुअल, नया ऑडियो, नया इमोशन। जो एनर्जी शाम को पढ़ाई या किसी नई स्किल के लिए चाहिए थी, वो तो फोन ने पहले ड्रेन कर दी। ओह वाओ! तभी जब शाम को 6 बजे मैथ की बुक खोलो तो सब बोरिंग लगता है। हमें लगता है सब्जेक्ट बोरिंग है, पर एक्चुअली दिमाग की बैटरी पहले ही किसी और के कंटेंट से ड्रेन हो चुकी है। एग्जैक्टली। और यहीं पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट आता है। इकोनॉमिक्स का बड़ा सिंपल रूल है। जिंदगी में 1 घंटा फोन पर बिताने का मतलब है वो 1 घंटा किसी और यूजफुल चीज से छीन लेना। ट्रू? जैसे 1 घंटा रील्स वर्सेस 20 मैथ्स के क्वेश्चंस, या फिर रैंडम वीडियोस वर्सेस 10 नए इंग्लिश वर्ड्स, या व्हाट्सएप पर स्क्रोलिंग वर्सेस गिटार के 3 नए कॉर्ड्स। गेमिंग वर्सेस 10 पेज बुक के पढ़ना। हर चॉइस का एक कॉस्ट है। तो अगर मैं इसको उन 5 घंटे डेली वाले यूजर पर अप्लाई करूं,
जिसके साल के 76 दिन वेस्ट हो रहे हैं, मतलब 1825 घंटे। ये पूरी गर्मी और सर्दी की छुट्टियों से भी ज्यादा टाइम है यार। बिल्कुल। अगर इसमें से सिर्फ 2 घंटे रोज बचाए जाएं, साल के 730 घंटे, इन 730 घंटों का रियल पोटेंशियल क्या हो सकता है? द हिडन एनिमी में इसके एग्जैक्ट सिनेरियोज दिए गए हैं। अगर आप 730 घंटे कोडिंग को देते हैं तो आप आसानी से एक एंट्री लेवल फ्रीलांस कोडर बन सकते हैं, 15,000 प्लस महीने की इनकम के साथ। वेट, सच में? सिर्फ 2 घंटे रोज से। हाँ, और अगर वही टाइम इंग्लिश फ्लुएंसी पे लगाएं तो आगे चलकर अब्रॉड या टॉप इंटरव्यूज के चांसेस बढ़ जाते हैं। कोई प्रोफेशनल गिटार बजाना सीख सकता है, या क्लास का टॉपर बनकर स्कॉलरशिप ला सकता है। या फिर फ्रीलांस इलस्ट्रेशन करके हजारों कमा सकता है। वक्त वही है, सबके पास 24 घंटे हैं, बस उसको डायरेक्ट कहाँ करना है ये डिसीजन लेना बाकी है। पर डिसीजन लेना आसान नहीं होता। ये बात खालिद रजा और करियर फैक्ट्री दोनों हाईलाइट करते हैं। लोग अक्सर कहते हैं फोन बुरा है, आज से नहीं छूऊंगा, और 3 दिन बाद वापस वही हाल होता है। क्योंकि फोन बुरा है बोलकर मोटिवेशन लाना एक फेल्ड अप्रोच है। असली चीज जो किसी को रोकेगी वो है एक स्ट्रॉन्ग वाई। एक स्ट्रॉन्ग वाई? मतलब एक लाइफ का पर्पस या मकसद? एग्जैक्टली। जब आपका वाई स्ट्रॉन्ग होता है ना, तो फोन का लालच ऑटोमेटिकली वीक पड़ जाता है। विल पावर पर कितना रिलाय करेंगे आप? हाँ, विल पावर बैटरी की तरह ड्रेन हो ही जाएगी कभी ना कभी। तो इसका एक्शन प्लान क्या है? बुक में इसके क्लियर स्टेप्स दिए गए हैं। हाँ, और दोनों चैप्टर्स का निचोड़ मिलाकर एक क्लियर ब्लूप्रिंट बनता है। स्टेप 1, बिना किसी जजमेंट के फोन की सेटिंग्स में जाएं, स्क्रीन टाइम चेक करें और 7 डे एवरेज निकालें। डेटा को आईने की तरह यूज करें। सही बात है। फिर स्टेप 2 वही कैलकुलेशन है, साल में खोए हुए दिन कैलकुलेट करना। जब खुद आंखों के सामने दिखेगा कि 100 दिन बर्बाद हो रहे हैं तभी तो अकल आएगी। बिल्कुल। फिर स्टेप 3 में एक पेपर पर अपना वाई लिखना है। अगले 10 साल बाद कहाँ पहुंचना है? जो 2 घंटे आप फोन से बचाएंगे वो किस स्किल पर लगाने हैं? फोन की वजह से अभी लाइफ में क्या सफर हो रहा है? और फिर आता है स्टेप 4, जिसमें उस वाई स्टेटमेंट को स्टडी टेबल पर चिपकाना होता है। एक ऐसी स्टेटमेंट जैसे, मैं अपने फोन का बॉस हूं, मेरा दिमाग मेरी सबसे बड़ी दौलत है, मैं उसे रील्स पर नहीं अपने सपनों पर लगाऊंगा। ये स्टेटमेंट पढ़ने में सिंपल लगती है, पर रोज सुबह ऐसे देखना आपके दिमाग को नए तरीके से वायर करता है। एब्सोल्युटली यार, आज का ये डिस्कशन सच में माइंड ओपनिंग था। जो हमने बुक के सोर्सेज से समझा है, उसको अगर समराइज करें तो नोटिफिकेशंस हमारे सेकंड्स नहीं चुराते, वो एक्चुअली हमारी सोचने की लय या रिदम को तोड़ते हैं, और टूटी हुई लय एक बहुत ही होशियार दिमाग को भी एवरेज बना देती है। और एंड में मैं बस एक थॉट सबके दिमाग में छोड़ना चाहूंगी। कोची में बैठ के या दिल्ली में बैठकर हर इंसान जिसके हाथ में स्मार्टफोन है, एक बार सोचे, अगर आज तक फोन पर बिताए गए हर एक्स्ट्रा घंटे को सोच समझकर किसी स्किल पे लगाया होता तो आज किस फील्ड में मास्टर बन चुके होते। वो तो है। वो टाइम अभी भी आपके पास है आने वाले कल में, बस डायरेक्शन बदलनी है। फोन ने तुम्हारा टाइम चुराया, लेकिन पार्ट 2 में जानोगे वो तुम्हारा IQ भी चुरा रहा है। सुनते रहो। पिछले एपिसोड में जाना कि फोन तुम्हारा टाइम चुरा रहा है, अब जानते हैं वो तुम्हारा दिमाग भी चुरा रहा है। रिसर्च कहती है फोन सिर्फ सामने होने से ब्रेन पावर 20% वेस्ट होती है, बिना छुए भी। और देखिए, ये कोई हवा में तीर चलाने वाली बात नहीं है। I mean, इसके पीछे पूरा एक विज्ञान काम कर रहा है। आज की इस गहरी चर्चा का जो मकसद है ना, वो यही समझना है कि एक छोटी सी स्क्रीन कैसे हमारे दिमाग के साथ खेल रही है। हाँ, और आज हम जिस सोर्स मटेरियल पर बात कर रहे हैं वो लेखक खालिद रजा की किताब है, और आज हमारा पूरा फोकस सिर्फ उस किताब के 2 चैप्टर्स पर है। चैप्टर 3 जो कि IQ किलर के बारे में है, और चैप्टर 4 जो ब्रेन ड्रेन रेडियस समझाता है। बिल्कुल। और इन दोनों चैप्टर्स में बहुत ही डिटेल में समझाया गया है कि हमारी आम जिंदगी में ये फोन कैसे असर डालता है। सही बात है। मतलब चलिए इसको एक आम हालात से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कोई इंसान किसी बहुत ही मुश्किल प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, या कोई मैथ्स का उलझा हुआ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। हाँ, जिसे एक फ्लो स्टेट कहते हैं। एग्जैक्टली। दिमाग पूरी तरह से उसमें लगा हुआ है, लॉजिक सेट हो रहा है, और तभी अचानक से एक छोटी सी पिंग की आवाज आती है। इंसान का ध्यान फोन पर जाता है, वो बस 5 सेकंड के लिए कोई मीम या नोटिफिकेशन देखता है। पर जब वो वापस आता है, वही तो, जब नजर वापस स्क्रीन या पेपर पर आती है तो वो सारा लॉजिक गायब। दिमाग पूरी तरह से ब्लैंक महसूस करता है, ऐसा लगता है सब उड़ गया। अरे इस ब्लैंक महसूस करने के पीछे एक पूरी साइंटिफिक प्रोसेस है।
मनोवैज्ञानिक भाषा में इसे स्विचिंग कॉस्ट कहा जाता है। यहाँ सबसे बड़ा धोखा क्या है पता है? क्या? लोग सोचते हैं कि वो मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, पर सच्चाई ये है कि इंसानी दिमाग एक वक्त पर 2 कॉम्प्लेक्स काम प्रोसेस कर ही नहीं सकता। वो बेसिकली एक टास्क से दूसरे टास्क पर सिर्फ स्विच करता है। ओह, मतलब हम एक साथ 2 चीजें नहीं कर रहे होते। बिल्कुल नहीं। और जब ध्यान उस मैथ्स प्रॉब्लम से मीम पर गया ना, तो दिमाग ने पिछले काम को पूरी तरह बंद नहीं किया होता। उसका कुछ हिस्सा वहीं अटका रहता है। इसे अटेंशन रेजिड्यू या ध्यान का अवशेष कहते हैं। अच्छा, तो मतलब दिमाग की आधी रैम उस मीम को प्रोसेस करने में लगी और आधी उस पुराने काम में। एग्जैक्टली। और इस वजह से नए काम के लिए दिमाग को पूरी पावर मिल ही नहीं पाती। तो इसका असर कितना बड़ा होता होगा? अगर कोई हर 10 या 15 मिनट में फोन चेक कर रहा है, तो वो तो कभी अपनी पूरी ब्रेन पावर यूज ही नहीं कर पाएगा। वही सबसे बड़ा खुलासा है इस IQ किलर चैप्टर का। खालिद रजा ने अपनी किताब में एक आंकड़ा दिया है जो सच में डरावना है। जब हमारा ध्यान भटकता है ना, तो वापस उसी गहरी एकाग्रता में आने में तकरीबन 23 मिनट लगते हैं। वेट, 23 मिनट? सिर्फ एक नोटिफिकेशन चेक करने के बाद? हाँ, 23 मिनट। और लगातार नोटिफिकेशंस चेक करने से एक आम इंसान का IQ टेम्पररी 10 से 15 पॉइंट तक गिर जाता है। 10 से 15 पॉइंट? ये तो बहुत ज्यादा है। इसे ऐसे समझिए, अगर कोई इंसान पूरी रात ना सोए और अगले दिन काम करे, तो उसकी थकान की वजह से उसका IQ सिर्फ 7 पॉइंट गिरता है। ओह वाओ, मतलब दिन भर नोटिफिकेशंस चालू रखना एक पूरी रात जागते रहने से ज्यादा भारी पड़ता है दिमाग पर। सही पकड़ा। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई भारी मालगाड़ी हो। हाँ, जैसे ट्रेन एक बार अपनी स्पीड पकड़ ले तो आराम से पटरी पर दौड़ती रहती है, लेकिन अगर उसको हर 2 किलोमीटर पर ब्रेक लगानी पड़े तो फिर इंजन को वापस टॉप स्पीड पकड़ने में बहुत ज्यादा फ्यूल और वक्त बर्बाद करना पड़ता है। और इंसानी दिमाग के लिए वो फ्यूल ग्लूकोज है। अच्छा, तो इसीलिए जब लोग बार बार फोन देखते हैं ऑफिस या पढ़ाई में, तो उनको थकान लगती है। बिल्कुल। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स बहुत ज्यादा ग्लूकोज जलाने लगता है स्विच करने में। इसीलिए 2 घंटे का काम 4 घंटे का लगता है। इंसान फिजिकली अपनी जगह से हिलता तक नहीं है, पर पूरी तरह थक जाता है। ये तो हुई स्विचिंग कॉस्ट की बात। पर एक चीज जो मुझे थोड़ी अजीब लगी इस सोर्स मटेरियल में, वो इनका रेड मॉन्स्टर्स वाला कॉन्सेप्ट है। अरे वो तो बहुत इंटरेस्टिंग है। उन लाल बुलबुलों को रेड मॉन्स्टर्स कहना थोड़ा ओवर ड्रामेटिक नहीं हो गया? अगर कोई इंसान किसी इमरजेंसी मैसेज या किसी बहुत जरूरी ईमेल का वेट कर रहा है, तो वो लाल डॉट तो मदद कर रहा है ना, उसको बंद करना तो बेवकूफी होगी। देखिए, ये सुनने में बिल्कुल लॉजिकल लगता है, पर जो सिलिकॉन वैली की टेक कंपनीज हैं, उनके इंजीनियर्स को पता है कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है। उन्होंने नोटिफिकेशन के लिए लाल रंग किसी संयोग से नहीं चुना था। तो लाल रंग ही क्यों? नील या हरा क्यों नहीं? क्योंकि एवोल्यूशनरी बायोलॉजी के हिसाब से देखें तो हजारों सालों से लाल रंग हमारे दिमाग के अमिग्डाला को ट्रिगर करता आया है। लाल रंग या तो खून का होता है, मतलब खतरा, या फिर किसी पके हुए फल का, मतलब कोई बड़ा रिवॉर्ड। ओह, तो हमारा दिमाग हार्डवायर्ड है लाल रंग को देखकर रिएक्ट करने के लिए। सही बात है। दोनों ही सिचुएशंस में लाल रंग दिमाग में एक झूठी अर्जेंसी पैदा करता है। दिमाग को लगता है इसे अभी देखना जरूरी है, चाहे वो ईमेल हो या किसी आम फूड ऐप का फालतू सा डिस्काउंट प्रमोशन। यानी दिमाग फर्क ही नहीं कर पाता कि क्या जरूरी है और क्या नहीं। इस आदत को तोड़ने के लिए खालिद रजा ने एक कॉन्सेप्ट दिया है ना, ऐप फ्यूनरल। ये सुनने में तो ऐसा लगता है जैसे फोन से सारे ऐप्स डिलीट ही कर देने हैं। हाँ, शब्द थोड़ा भारी है, पर इसमें जो 21 दिन वाला रूल है वो इसे काफी प्रैक्टिकल बनाता है। ये एक तरह का रीसेट बटन है। तो बेसिकली ये ऐप फ्यूनरल काम कैसे करता है? रूल बहुत सिंपल है। अगर किसी ऐप को पिछले 24 आवर्स में किसी काम की चीज के लिए, जैसे पढ़ाई या स्कूल ग्रुप के लिए यूज नहीं किया गया है, तो उसे अगले 21 दिनों के लिए डिलीट कर देना चाहिए। और सिर्फ 21 दिन के लिए? हाँ, और कम से कम 3 ऐप्स ऐसे चुने होते हैं। 21 दिन इसलिए क्योंकि इंसानी दिमाग को किसी नई आदत को अपनाने में या डोपामिन लूप तोड़ने में करीब 3 हफ्ते लगते हैं। अच्छा, और इसके साथ ही सेटिंग्स में जाकर उन लाल राक्षसों को भी मारना होता है? बिल्कुल। फोन सेटिंग्स में जाकर ऐप आइकॉन बैजेस पूरी तरह बंद कर देने चाहिए। जब स्क्रीन पर वो लाल डॉट दिखेगा ही नहीं, तो दिमाग को अर्जेंसी ही महसूस नहीं होगी। पर एक बात बताइए, ये आइकॉन बैच बंद करना तो आधी लड़ाई हुई। जब इंसान ऐप खोलता है तो असली प्रॉब्लम तो उसके अंदर के रंग हैं। वही तो, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पूरी तरह से
लाल, नीले और पीले रंग का इस्तेमाल करते हैं। ये सब डोपामिन स्पाइक्स देने के लिए डिजाइन किए गए हैं। हाँ, मतलब बिना नोटिफिकेशन के भी इंसान फोन उठाकर स्क्रॉल करने लगता है क्योंकि वो रंग उसे अट्रैक्ट करते हैं। और इसीलिए डोपामिन लूप तोड़ने के लिए उस किताब में एक सीक्रेट वेपन दिया गया है, ग्रे स्केल मोड। ग्रे स्केल मोड, वो जो फोन को ब्लैक एंड व्हाइट कर देता है। हाँ, स्मार्टफोन की एक्सेसिबिलिटी सेटिंग्स में ऑप्शन होता है जिससे पूरी स्क्रीन बेरंग हो जाती है। तो मतलब स्क्रीन पर सब कुछ ब्लैक, व्हाइट और ग्रे दिखेगा। एग्जैक्टली। और जब चमकीले रंग गायब हो जाते हैं तो दिमाग को नेचुरली स्क्रॉल करने में कोई मजा नहीं आता है। डोपामिन स्पाइक बिल्कुल फ्लैट हो जाता है। वो कलरफुल कैंडी अचानक से फीकी लगने लगती है दिमाग को। सही फरमाया। इसलिए सलाह ये दी जाती है कि कम से कम 24 घंटे के लिए ग्रे स्केल मोड ट्राई करना चाहिए। फोन की लत एकदम उबाऊ लगने लगती है। फोन बस एक यूटिलिटी टूल बनकर रह जाता है। ये ट्रिक तो सच में सॉलिड है, पर एक और सवाल दिमाग में आता है। मान लीजिए कोई पढ़ाई कर रहा है, उसने फोन पूरी तरह साइलेंट कर दिया, ग्रे स्केल मोड भी ऑन है, और उसने फोन को उल्टा करके टेबल पर रख दिया, फेस डाउन। हाँ, लोग आमतौर पर यही करते हैं। तो ऐसे में फोकस पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए ना, क्योंकि ना लाइट आएगी ना आवाज आएगी। ये तो वो बात हुई ना कि आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। आम समझ तो यही कहती है, पर ब्रेन ड्रेन रेडियस जो चैप्टर 4 का मैं टॉपिक है, वो इस धारणा को पूरी तरह गलत साबित करता है। वेट, मतलब उल्टा रखा हुआ फोन भी नुकसान कर रहा है? बिल्कुल। इसे समझने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास ऑस्टिन की एक रिसर्च का जिक्र करना जरूरी है। उन्होंने छात्रों का एक बहुत ही मुश्किल वर्किंग मेमोरी और फ्लूइड इंटेलिजेंस का टेस्ट लिया और इन छात्रों को 3 ग्रुप्स में बांटा। अच्छा, किस तरह के ग्रुप्स थे? पहला ग्रुप वो था जिनका फोन उनके सामने डेस्क पर उल्टा रखा था। दूसरा ग्रुप जिनका फोन उनके पास रखे बैग में था। और तीसरा ग्रुप वो था जिनका फोन उसी वक्त किसी दूसरे कमरे में रखवा दिया गया था। पर इन सभी लोगों के फोन पूरी तरह साइलेंट थे ना, और किसी ने छुआ तो नहीं था? नहीं, सबके फोन साइलेंट थे, किसी ने एक बार छुआ तक नहीं। फिर भी नतीजे बहुत चौंकाने वाले थे। क्या थे नतीजे? जिस ग्रुप का फोन दूसरे कमरे में था, उनका टेस्ट स्कोर सबसे बेहतरीन आया। और सबसे कम स्कोर किसका था पता है? पहले ग्रुप का, जिनका फोन डेस्क पर उनके सामने उल्टा रखा था। ओह वाह, बिना छुए भी? हाँ, और इसके पीछे जो साइंस काम करता है उसे कॉग्निटिव कैपेसिटी ड्रेन कहते हैं। कॉग्निटिव कैपेसिटी ड्रेन मतलब फोन बस वहां आसपास रखा है और वो रेडियस में होने की वजह से दिमाग को ड्रेन कर रहा है। ये कैसे होता है? इसे ऐसे समझिए जैसे कंप्यूटर के बैकग्राउंड में कोई बहुत हैवी सॉफ्टवेयर चल रहा हो। दिमाग सबकॉन्शियस लेवल पर यह जानता है कि सामने एक ऐसी डिवाइस रखी है जिसमें अनंत एंटरटेनमेंट है। उस फोन को उठाने की एक नेचुरल इच्छा लगातार पैदा होती रहती है। अच्छा, तो दिमाग पढ़ाई भी कर रहा है और बैकग्राउंड में उस फोन को इग्नोर करने की कोशिश भी कर रहा है। वही तो, दिमाग को उस इच्छा को दबाने में अपनी लगातार ऊर्जा लगानी पड़ती है और इसे इग्नोर करने के चक्कर में इंसान की पूरी ब्रेन पावर का 20% हिस्सा सिर्फ उस स्ट्रगल में चला जाता है। ये तो आंखें खोलने वाली बात है। अगर फोन टेबल पर है तो हमारा दिमाग सिर्फ 80% पावर पर चल रहा है। 100% पावर के लिए फोन को फिजिकल तौर पर कमरे से बाहर करना जरूरी है। सही बात है। अब आप सोचिए, अगर दिन में हम इस तरह अपनी ऊर्जा वेस्ट कर रहे हैं तो रात का वक्त और भी क्रिटिकल हो जाता है, क्योंकि दिन भर की थकान उतारने के लिए दिमाग को रात में ही तो रिलैक्स करना होता है। लेकिन आजकल तो आदत ये हो गई है कि लोग बिस्तर पर सोते वक्त फोन को बिल्कुल अपने सिरहाने रखकर सोते हैं। और वही सबसे बड़ी गलती है। रात के वक्त फोन का रेडियस में होना सबसे बड़ा दुश्मन है हमारी नींद का। ये सिर्फ आंखों के थकने की बात नहीं है, असली खेल तो दिमाग की बॉडी क्लॉक का होता है। वो जो सर्केडियन रिदम होती है। हाँ, फोन की स्क्रीन से जो ब्लू लाइट निकलती है ना, वो करीब 460 नैनोमीटर की वेवलेंथ पर होती है। इंसानी आंखों में कुछ खास फोटो रिसेप्टर्स होते हैं जो इस लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, और जब ब्लू लाइट उन पर पड़ती है तो दिमाग बिल्कुल कंफ्यूज हो जाता है। कंफ्यूज कैसे? उसे लगता है दिन हो गया। एग्जैक्टली। उसको लगता है कि सूरज निकल आया है और अभी दिन है। इस झूठे सिग्नल की वजह से दिमाग के पीनियल ग्लैंड में जो मेलेटोनिन बनता है ना, वो बनना कम हो जाता है। मेलेटोनिन वही हार्मोन है ना जो हमें नेचुरल नींद लाता है? हाँ, और ब्लू लाइट उस मेलेटोनिन को लगभग 50% तक गिरा देती है। नतीजा ये निकलता है कि इंसान बिस्तर पर पड़ा रहता है, आंखें बंद होती हैं, पर वो गहरी नींद नहीं आती, जिसे REM स्लीप कहते हैं। REM स्लीप यानी रैपिड आई मूवमेंट है ना, वो स्टेज जिसमें हमें सपने आते हैं और दिमाग खुद को रिपेयर करता है। वही, जब दिमाग अपनी मेमोरीज प्रोसेस नहीं कर पाता और REM स्लीप पूरी नहीं होती,
तो अगले दिन सुबह क्या होता है? बॉडी में कॉर्टिसोल बढ़ जाता है। कॉर्टिसोल तो स्ट्रेस हार्मोन है। हाँ, इसीलिए लोग 8 घंटे बिस्तर में रहने के बाद भी थका हुआ महसूस करते हैं और चिड़चिड़े होते हैं। ये तो पूरा एक विशियस साइकिल बन गया। दिन में ध्यान भटकने से दिमाग थक रहा है और रात में ब्लू लाइट उसे रिकवर नहीं होने दे रही। इस सिचुएशन से बचने का क्या तरीका दिया गया है बुक में? इस साइकिल को तोड़ने के लिए 3 टेक फ्री जोन्स का प्लान है। मतलब घर में 3 ऐसी जगह होनी चाहिए जहां फोन पूरी तरह बैंड हो। अच्छा, कौन से हैं वो 3 जोन्स? पहला है स्टडी फोर्ट्रेस, यानी जहां भी पढ़ाई या गहरा काम हो वहां फोन आसपास नहीं होना चाहिए ताकि वो 20% ड्रेन ना हो। दूसरा है स्लीप सैंक्चुरी, यानी हमारा बेडरूम। पर लोग तो कहेंगे कि फोन हम अलार्म के लिए रखते हैं बेडरूम में। उसका बड़ा सिंपल सोल्यूशन है। 1-150 रुपए वाली सस्ती एनालॉग अलार्म घड़ी ले आइए। फोन की वजह से नींद बर्बाद करने से तो बेहतर ही है। और तीसरा जोन जो है वो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, डिनर डिप्लोमेसी। डिनर डिप्लोमेसी मतलब डाइनिंग टेबल पर फोन मना है। पर वहां फोन ना लाने के पीछे क्या लॉजिक हो सकता है? खाते वक्त तो लोग वैसे ही रिलैक्स कर रहे होते हैं। अरे, इसका मनोवैज्ञानिक कारण मिरर न्यूरॉन्स से जुड़ा है। जब परिवार के लोग खाना खाते वक्त आमने सामने बैठते हैं, बिना किसी स्क्रीन के एक दूसरे की आंखों में देखते हैं, तो दिमाग के मिरर न्यूरॉन्स एक्टिवेट हो जाते हैं। ओह, ये न्यूरॉन्स ही एक दूसरे के इमोशंस को डिकोड करते हैं ना? बिल्कुल, जिससे एम्पैथी और बॉन्डिंग पैदा होती है, जिससे सच में खुशी मिलती है। लेकिन अगर हर कोई अपने फोन की स्क्रीन में घुसाए तो वो न्यूरॉन्स ब्लॉक हो जाते हैं और आपसी कनेक्शन बन ही नहीं पाता। फोन सिर्फ वक्त और प्रोडक्टिविटी नहीं छीन रहा, वो रिश्तों की गहराई भी छीन रहा है। लेकिन देखिए, इन रूल्स को सुनना जितना आसान है, रियल लाइफ में उतारना उतना ही मुश्किल है, खास तौर पर रात में। दिन भर काम करके बेड पर लेटकर स्क्रॉल करना एक डिफॉल्ट आदत बन चुकी है लोगों की। इस आदत को तोड़ने का एक प्रैक्टिकल रूल दिया है चैप्टर 4 में, जिसे चार्जिंग स्टेशन रूल कहा जाता है। ये बहुत सिंपल और इफेक्टिव है। चार्जिंग स्टेशन रूल, ये क्या है? रूल ये है कि रात 9 बजे के बाद फोन सिर्फ घर के लिविंग रूम में चार्ज होना चाहिए, बेडरूम या स्टडी टेबल पर नहीं। यानी 9 बजे फोन बेडरूम से बाहर, आउट ऑफ बेडरूम, आउट ऑफ माइंड। हाँ, 9 बजे फोन बाहर रखा, 10 बजे तक फैमिली के साथ वक्त बिताया या कोई किताब पढ़ ली, 11 बजे तक सोने की तैयारी कर ली। इसे और अच्छे से समझाने के लिए किताब में जयपुर की एक 16 साल की लड़की प्रिया की सच्ची कहानी दी गई है। करती थी, उसकी मेमोरी और फोकस इतना गिर गया था कि उसके मार्क्स कंटिन्यूअसली कम हो रहे थे। तब उसकी फैमिली ने ये 7 दिन का चार्जिंग स्टेशन रूल लागू किया। तो क्या तुरंत रिजल्ट मिल गया उसको? नहीं, शुरू में बहुत प्रॉब्लम आई। पहले 2-3 दिन उसके लिए इतने मुश्किल थे कि बेचैनी सी होने लगी, जिसे हम विड्रॉल सिम्टम्स कहते हैं, क्योंकि दिमाग को उस डोपामीन और ब्लू लाइट की आदत थी। वही ना, आर्टिफिशियल स्टिमुलेशन चाहिए थी दिमाग को। हाँ, पर जब 7वां दिन आया तो एक कमाल का बदलाव हुआ। प्रिया को रात 10:30 बजे खुद ब खुद गहरी नींद आने लगी। उसका सर्केडियन रिदम नेचुरली सेट हो गया था। और इस बिना रुकावट वाली नींद का नतीजा ये हुआ कि स्कूल में उसके मार्क्स बिना किसी एक्स्ट्रा पढ़ाई के 18% तक बढ़ गए। वेट, सिर्फ 7 दिन में 18%? वो भी बिना एक्स्ट्रा ट्यूशन या एक्स्ट्रा घंटे पढ़े? उसके दिमाग को 100% पावर मिल गई। ये स्टोरी सब कुछ साफ कर देती है। हमारी क्षमता कभी कम थी ही नहीं, हमने ही उसको रोक कर रखा हुआ था अपनी आदत से। वही तो इन दोनों चैप्टर्स का निचोड़ है। फोन कोई विलन नहीं है, पर हमें उसके रेडियस और अपने दिमाग के बीच के इस खेल को समझना पड़ेगा। ग्रे स्केल मोड का यूज करना, ऐप फ्यूनरल से बेकार ऐप्स हटाना और चार्जिंग स्टेशन रूल फॉलो करना, ये छोटे छोटे कदम दिमाग की पूरी पावर वापस दिला सकते हैं। तो आज की इस गहरी चर्चा से ये क्लियर हो गया कि फोन हमारी ऊर्जा को लगातार कैसे चूस रहा है, चाहे वो 23 मिनट्स की स्विचिंग कॉस्ट हो या बिना छुए दिमाग का वो 20% कॉग्निटिव कैपेसिटी ड्रेन। जाते जाते एक आखिरी थॉट छोड़ता हूँ। बिल्कुल। अगर आज रात फोन को लिविंग रूम में चार्ज पे लगाया जाए और रात की वो नीली रोशनी से बचा जाए, तो सोचिए कल सुबह उठने पर दिमाग कितना ताज़ा और फोकस महसूस करेगा। ट्राई करके देखिएगा। अब तक हमने प्रॉब्लम समझी, लेकिन 21 दिन का रीवायरिंग शुरू होता है आज। पहला कदम सबसे मुश्किल लगता है, कुछ मत करो, लेकिन यही सबसे पावरफुल है। आज की इस गहरी चर्चा में हम एक ऐसी प्रॉब्लम पर बात करने वाले हैं जिससे हम सब रोज जूझते हैं। बिल्कुल, और असल में हम समझ ही नहीं पाते कि उस प्रॉब्लम की असली रूट क्या है।
तो आज हम एक बहुत ही शानदार किताब की डीप डाइव कर रहे हैं। हाँ, हम बात कर रहे हैं खालिद रजा की लिखी हुई और करियर फैक्ट्री द्वारा पब्लिश की गई किताब द हिडन एनिमी की। और आज का हमारा मिशन बड़ा क्लियर है। सही कहा। हम इस प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क के 3 सबसे अहम हिस्सों पर बात करेंगे। पहला कि बोर होने में आखिर इतनी ताकत क्यों छिपी है, और दूसरा ये कि इस डिजिटल दुनिया से बाहर निकलकर खुद को असली दुनिया में अपग्रेड कैसे किया जाए। और तीसरा सबसे जरूरी, हमारे दिमाग में जो नोटिफिकेशंस का एक ट्रैफिक जैम लग गया है ना, उसे कैसे खोला जाए। और इस किताब की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि ये सिर्फ समस्या गिनवा कर नहीं छोड़ देती। इसमें न्यूरोसाइंस के ऐसे प्रैक्टिकल तरीके दिए गए हैं जिन्हें कोई भी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपना सकता है। तो इस पहले कदम पर आते हैं यार। जब भी कोई अपना फोन थोड़ी देर के लिए दूर रखता है तो सबसे पहली फीलिंग एक अजीब से खालीपन की आती है, एक बेचैनी सी होती है। हाँ, है ना। आजकल तो आलम ये है कि 2 मिनट फ्री मिलते हाथ अपने आप जेब में जाते हैं और उंगलियां स्क्रीन पर आ जाती हैं। हम खाली बैठने से इतना डरते हैं। वही तो, हर वक्त कुछ ना कुछ कंज्यूम करना है हमें। लेकिन बचपन से हमने तो यही सुना है कि खाली दिमाग शैतान का घर है। तो फिर ये खाली बैठना दिमाग के लिए फायदेमंद कैसे हो गया? देखो, आलस और खाली बैठने में फर्क है। हमने खाली बैठने का मतलब गलत समझ लिया है। हमें लगता है कि जब हम कुछ नहीं कर रहे होते तो दिमाग सो रहा होता है। तो ऐसा नहीं होता क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। न्यूरोसाइंस ने इस बात को गलत साबित कर दिया है। दिमाग में एक बैकग्राउंड प्रोसेसर होता है जिसे डिफॉल्ट मोड नेटवर्क या डीएमएन कहते हैं। अच्छा, डिफॉल्ट मोड नेटवर्क, ये कैसे काम करता है? जब हम एक्टिव होते हैं ना, जैसे मैथ सॉल्व कर रहे हैं या ईमेल पढ़ रहे हैं, तब दिमाग का एक अलग हिस्सा काम करता है। पर जैसे ही हम आइडल होते हैं, जैसे आसमान को देखना या बस चलना, तब दिमाग सोता नहीं है। ये डीएमएन एक्टिवेट हो जाता है। ओह वाओ! मतलब जैसे हमारे स्मार्टफोन में बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश होता है, जब हम फोन यूज नहीं कर रहे होते तब भी वो बैकग्राउंड में डेटा सिंक करता रहता है। एकदम वही कॉन्सेप्ट है। डीएमएन एक तरह से हमारे दिमाग का बैकग्राउंड प्रोसेसर ही है। ये उन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है जिन पर हम पिछले कई दिनों से अटक रहे थे। मतलब ये पुरानी और नई इन्फॉर्मेशन के बीच कनेक्शंस बनाता है। एग्जैक्टली। इसीलिए दुनिया के सबसे ब्रिलियंट माइंड्स को उनके सबसे बेहतरीन आइडियाज किसी स्क्रीन पर स्क्रॉल करते हुए नहीं आए। मुझे तुरंत न्यूटन और उनके सेब के पेड़ का किस्सा याद आ रहा है। सही याद आया। आइजैक न्यूटन को ग्रेविटी का ख्याल उस पेड़ के नीचे अकेले बैठकर बोर होते हुए ही आया था। एल्बर्ट आइंस्टाइन अपने थॉट एक्सपेरिमेंट्स ट्रेन की खिड़की से बाहर घूरते हुए बनाते थे। वेट, क्या जेके रूलिंग वाला किस्सा भी इसी से जुड़ा है? हाँ, उन्हें हैरी पॉटर का पूरा कॉन्सेप्ट एक डिले हुई ट्रेन के सफर में आया था, जब उनके पास नोटबुक तक नहीं थी और वो बस अकेले खिड़की से बाहर देख रही थी। और स्टीव जॉब्स को ही देख लीजिए, वो अपने सबसे बड़े बिजनेस डिसीजंस पैदल वॉक्स पर लिया करते थे। इन सब में एक चीज कॉमन लग रही है मुझे। उन सब ने अपने डीएमएन को अपना काम करने दिया, पर आज तो हमने उस आइडल टाइम को पूरी तरह खत्म ही कर दिया है। यही सबसे बड़ा नुकसान है आज के टाइम का। बस का इंतजार कर रहे हैं तो फोन हाथ में है, लिफ्ट में जा रहे हैं तो फोन हाथ में है। तो इसका मतलब हमारा डीएमएन तो कभी ऑन ही नहीं होता होगा यार। हम लगातार इनपुट डाल रहे हैं पर प्रोसेस करने का टाइम ही नहीं दे रहे। सही पकड़ा। करियर फैक्ट्री की इस किताब में खालिद रजा ने एक रियल लाइफ केस स्टडी शेयर की है जो डीएमएन के कॉन्सेप्ट को पूरी तरह क्लियर कर देती है। मुंबई के एक 17 साल के साइंस स्टूडेंट की कहानी है, आदित्य। अच्छा, आदित्य। क्या समस्या थी उसके साथ? आदित्य को लगता था कि उसके अंदर जीरो क्रिएटिविटी है। वो दिन में 6 घंटे यूट्यूब और गेमिंग में निकाल देता था। 6 घंटे? फिर तो खाली समय बचता ही नहीं होगा उसके पास। वही तो प्रॉब्लम थी। फिर उसने इस किताब के फ्रेमवर्क पर एक एक्सपेरिमेंट किया। उसने तय किया कि अगले 21 दिनों तक शाम को 1 घंटा बिना फोन के अकेले टहलने जाएगा। 1 घंटा बिना फोन के? आजकल के टाइम में तो ये सजा जैसा लगता होगा। शुरू में सजा ही लगी थी उसको भी। पहले 2 दिन उसे बहुत बेचैनी हुई, ऐसा लग रहा था जैसे कुछ छूट रहा है। लेकिन तीसरे दिन की वॉक पर उसे पहली बार चलते हुए थोड़ा आराम महसूस हुआ। मतलब उसका डीएमएन अब कंट्रोल ले रहा था। हाँ, धीरे धीरे डीएमएन ने अपना काम शुरू किया। 7वें दिन क्या हुआ कि उसको अचानक अपने एक स्कूल प्रोजेक्ट का एक नया एंगल सूझ गया। ये वो प्रोजेक्ट था जिसमें वो पिछले 1 महीने से अटका हुआ था। वाह, बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश ने अपना काम कर दिया। कहानियां खत्म नहीं होती है। 18वें दिन आते आते उसे अपने शहर की एक लोकल समस्या का बड़ा अच्छा सोल्यूशन मिल गया। और 21वें दिन उसी लड़के ने, जो सोचता था कि उसमें क्रिएटिविटी नहीं है, एक स्टोरी राइटिंग कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज जीत लिया। क्या बात कर रहे हो? मतलब आदित्य को क्रिएटिविटी बाहर से थोड़ी मिली थी, वो तो बस उस फोन के शोर के नीचे दबी हुई थी।
बिल्कुल। पर प्रॉब्लम ये है कि लोग बोर होना चाहते नहीं हैं। अगर कोई सोचे कि मैं अब 10 मिनट तक बोर होऊंगा, तो दिमाग और परेशान हो जाता है। हाँ, मैं खुद ट्राई करूं तो नहीं हो पाएगा। तो इसका प्रैक्टिकल तरीका क्या है? इसके लिए किताब में 10 मिनट स्टेयर नाम की एक बड़ी अच्छी एक्सरसाइज दी गई है। इसे रोज करने की जरूरत नहीं है, बस शुरुआत के लिए है। अच्छा, 10 मिनट स्टेयर, इसमें करना क्या होता है? बस टाइमर सेट कीजिए और 10 मिनट तक बिना किसी स्क्रीन या म्यूजिक के बैठिए। आसमान को देखिए या खिड़की से बाहर। शुरू के 5 मिनट में बड़ी बेचैनी होगी, पर उसके बाद दिमाग हार मान लेता है और अंदर दबी हुई बातों को ऊपर लाने लगता है। पर एक प्रॉब्लम है, जब दिमाग में ख्याल आएंगे तो हम उन्हें भूल भी तो सकते हैं ना? उसके लिए दूसरा कदम है आइडिया सीड बॉक्स। जैसे ही वो 10 मिनट पूरे हों, दिमाग में जो पहले 3 ख्याल आए, उन्हें तुरंत एक पेपर पर लिख लीजिए। अच्छा, चाहे वो किसी दोस्त को कॉल करने का ख्याल हो या कोई अधूरा काम पूरा करने का। हाँ, वो लिस्ट असल में आपका डीएमएन है जो आपसे बात कर रहा है। ये बड़ा एक्शनेबल है। और इसमें एक बोर्डम मेन्यू का भी जिक्र है ना? ये कॉन्सेप्ट मुझे बड़ा मजेदार लगा सच में। हाँ, बोर्डम मेन्यू बहुत जरूरी है। बेसिकली जब भी आपको फोन उठाने की तलब हो, तो आपके पास पहले से एक मेन्यू लिस्ट होनी चाहिए जिसमें बिना स्क्रीन वाले काम हो। जैसे पौधों में पानी डालना या स्केच बनाना। एकदम सही। हमें बस उस लिस्ट से एक एक्टिविटी पिक करनी होती है और ये बोर्डम मेन्यू हमारी इस चर्चा के अगले हिस्से की नींव रखता है, जिसे रियल वर्ल्ड अपग्रेड कहते हैं। हाँ, क्योंकि देखो, एक बार किसी ने बेचैनी बर्दाश्त कर भी ली तो उसके खाली हाथों का क्या करें? हाथों को तो डबल टैप और स्क्रॉल करने की आदत पड़ चुकी है ना? वही तो, अगर इन्हें किसी ठोस असली दुनिया की चीज में नहीं लगाया, तो ये वापस स्क्रीन की तरफ भागेंगे। अजीब सा पैराडॉक्स है इसमें। अगर कोई इंसान फोन पर 2 घंटे लगातार रील्स देखता है, सोफे पर लेटा रहता है, तो 2 घंटे बाद वो मेंटली और फिजिकली पूरा थक जाता है। एक खोखलापन सा लगता है। बिल्कुल एग्जॉस्टेड फील करता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर वही इंसान 1 घंटा ग्राउंड पर क्रिकेट खेले, तो पसीने में भीगने के बाद भी उसमें एक अलग सी एनर्जी होती है। ऐसा लगता है जैसे स्क्रोलिंग दिमाग के लिए सस्ते जंक फूड की तरह है और फिजिकल मेहनत एक प्रोटीन शेक है। ये जंक फूड और प्रोटीन शेक वाली बात ना पूरी तरह साइंटिफिकली सही है। हमारा दिमाग 2 खास केमिकल्स पर काम करता है, डोपामीन और सेरोटोनिन। अच्छा, डोपामिन और सेरोटोनिन, इनमें फर्क क्या है? डोपामीन वो केमिकल है जो हमेशा और चाहिए वाली फीलिंग देता है। जब नोटिफिकेशन बजती है, तो डोपामीन का एक क्विक हिट मिलता है। ये दिमाग को मजा देता है, पर सेटिस्फैक्शन नहीं। तो यही वो जंक फूड है, हम खाते जाते हैं और आखिर में सिर्फ खालीपन बचता है। एग्जैक्टली। और सेरोटोनिन वो प्रोटीन शेक है। ये एक डीप और लंबी चलने वाली खुशी देता है। जब हम फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं या कोई मेहनत का काम करते हैं, तब ये रिलीज होता है। इसका असर थोड़ा धीमा होता होगा, पर ये जल्दी खत्म नहीं होती है ना? हाँ, इसीलिए किताब में टैक्टाइल लर्निंग पर इतना जोर दिया गया है। जब हम अपने हाथों से असली दुनिया में कुछ करते हैं, तो उसका असर बिल्कुल अलग होता है। टैक्टाइल लर्निंग मतलब छू कर सीखना ना? हाँ, जब हाथ किसी रियल ऑब्जेक्ट को टच करते हैं, जैसे मिट्टी का बर्तन बनाना या पेपर पर पेन से लिखना, तो दिमाग के 3 अलग हिस्से एक साथ एक्टिव होते हैं। पर स्क्रीन पर स्वाइप करने से दिमाग को कोई एक्टिवेशन नहीं मिलती। मैंने इसमें एक और कमाल का फैक्ट पढ़ा था, BDNF के बारे में। जब हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो ये रिलीज होता है, पर ये मूवमेंट से दिमाग का क्या कनेक्शन है यार? इसे समझने के लिए हमें एवोल्यूशन में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। हजारों साल पहले जब इंसान दौड़ता था, तो इसका मतलब होता था कि वो शिकार कर रहा है या जान बचा रहा है। अच्छा, तो उस स्थिति में दिमाग को नए रास्ते याद रखने पड़ते होंगे। बिल्कुल, उस वक्त दिमाग खुद को जल्दी सीखने के लिए ओपन कर देता था। आज भी हमारी बायोलॉजी वही है। जब हम थोड़ी इंटेंस एक्सरसाइज करते हैं, तो दिमाग ये BDNF रिलीज करता है, जिसे हम ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर कहते हैं। तो ये BDNF दिमाग के फर्टिलाइजर की तरह काम करता है, नए कनेक्शंस बनाता है। हाँ, इसीलिए अगर एक्सरसाइज के तुरंत बाद कोई मुश्किल सब्जेक्ट पढ़ा जाए, तो वो जल्दी समझ आएगा। ओह वाह, ये तो बहुत ही प्रैक्टिकल टिप है। और इसी से जुड़ी एक केस स्टडी थी लखनऊ के विक्रम की। हाँ उसने तो अपना गेमिंग एडिक्शन इसी एनालॉग रिप्लेसमेंट से तोड़ा था ना? हाँ, विक्रम 16 साल का था और पबजी का एक्सट्रीम एडिक्ट था। दिन के 5 घंटे गेम खेलता था। उसके घर वाले बहुत परेशान थे। तो फोन छीन लेने से ठीक नहीं हुआ वो?
फोन छीन लेना सबसे बड़ी गलती होती है। दिमाग तो डोपामीन मांग रहा है ना। जब एक्सपर्ट ने देखा तो पता चला कि उसे गेमिंग की उस हीरो वाली फीलिंग की आदत थी। अच्छा, तो उसको गेम का कंपटीशन पसंद था। फिर क्या किया? उसको एक एनालॉग रिप्लेसमेंट दिया गया। उसके 5 घंटे के गेमिंग सेशन को 1 घंटे की इंटेंसिव क्रिकेट प्रैक्टिस से रिप्लेस किया गया। वाह! तो गेम का कंपटीशन ग्राउंड पर आ गया, पर बदलाव तो मुश्किल रहा होगा शुरू में। हाँ, शुरू के 2-3 दिन उसने बहुत गुस्सा किया, पर क्रिकेट की थकान से उसकी नींद बेहतर हो गई। दिमाग में BDNF और सेरोटोनिन बनने लगा। और फिर धीरे-धीरे गेमिंग की तलब खत्म हो गई। हाँ, 14वें दिन तक उसकी बेचैनी गायब हो गई और आगे चलकर वही लड़का अपनी स्कूल टीम का कैप्टन भी बना। ये क्लियर करता है कि बुरी आदत छोड़ने के साथ-साथ एक अच्छी एनालॉग आदत डालना कितना जरूरी है, जी। जिसके लिए किताब में 30 मिनट स्विच का नियम भी है। हाँ, 30 मिनट स्विच बड़ा रिवीलिंग है। किसी भी रियल वर्ल्ड एक्टिविटी को 30 मिनट्स तक कीजिए बिना फोन के, और उसके पहले और बाद में अपने मूड को 10 में से रेट कीजिए। मतलब हम खुद देखें कि फोन चलाने के बाद मूड 4 था और पौधों में पानी डालने के बाद 8 हो गया, फिर बिल्कुल दिमाग खुद उस आदत को बदलेगा। बिल्कुल, हमें खुद को प्रूफ देना पड़ता है। चलिए, ये तो बात हो गई खाली हाथों और बोर्डम की। पर जब हम असलियत में डेस्क पर पढ़ने बैठते हैं, तब एक नया पंगा शुरू होता है, जिसे ट्रैफिक जैम कहा गया है इस किताब में। ट्रैफिक जैम हमारे फोकस की सबसे बड़ी समस्या है आजकल। मतलब मान लीजिए मैं मैथ का कोई मुश्किल सवाल सॉल्व कर रहा हूँ, मेरा फोकस एकदम टॉप पर है। अचानक फोन पर एक छोटी सी नोटिफिकेशन आती है और मैं सोचता हूँ बस 1 सेकंड में देख लूँ। और उस 1 सेकंड के चक्कर में पूरा फोकस क्रैश हो जाता है ना? एग्जैक्टली। वापस आते ही दिमाग एकदम शून्य लगता है। क्या हमारी फोकस करने की ताकत किसी बैटरी की तरह है जो तुरंत ड्रेन हो जाती है? ये बैटरी वाली एनालॉजी पूरी तरह साइंटिफिकली सही है। न्यूरोसाइंस इसको डिसीजन फटीग यानी फैसले लेने की थकान और विल पावर टैंक कहती है। विल पावर टैंक, ये दिमाग के किस हिस्से में होता है? तो हमारा विल पावर टैंक फुल होता है। पर देखो होता क्या है, आंख खुलते ही फोन उठाते हैं और उसमें 30 नए मैसेजेस होते हैं। और हमें डिसाइड करना पड़ता है किसको रिप्लाई करें, किससे नहीं। हाँ, ये छोटे छोटे फैसले हैं। फिर इंस्टाग्राम पर डिसाइड किया कौन सी रील देखनी है। एक आम इंसान की सुबह की 9 बजे की क्लास शुरू होने से पहले ही उसके दिमाग की लगभग 45% बैटरी इन्हीं डिजिटल फैसलों में खर्च हो चुकी होती है। 45%? बिना कोई असली काम किए ही आधी बैटरी खत्म। हाँ, और इसीलिए जब असली पढ़ाई का टाइम आता है तो दिमाग के पास फोकस की एनर्जी नहीं बचती। अगर आप बड़े लीडर्स को देखें ना, जैसे बराक ओबामा हमेशा एक ही रंग का सूट पहनते थे और मार्क ज़करबर्ग ग्रे टी-शर्ट पहनते हैं। अच्छा, ताकि कपड़े चुनने में दिमाग की एनर्जी वेस्ट ना हो। एग्जैक्टली। छोटे फैसलों से दिमाग को थकाना नहीं चाहिए। ये पॉइंट बहुत आई ओपनिंग है। 1800 में जब एक आम इंसान उठता था, तो कोई इन्फॉर्मेशन ओवरलोड नहीं था। आज हम 2024 में सुबह के 2 घंटे में इतनी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, जितनी वो पूरे दिन में नहीं लेते थे। दिमाग इस ओवरलोड के लिए बना ही नहीं है, इसीलिए ट्रैफिक जैम लग जाता है। इस किताब में इस पर करियर फैक्ट्री ने मीरा की एक शानदार केस स्टडी दी है। हैदराबाद वाली जेई एस्पिरेंट मीरा, क्या समस्या थी उसकी? मीरा की प्रॉब्लम ये थी कि वो रोज 4.5 घंटे अपनी स्टडी टेबल पर बैठती थी। मेहनत पूरी थी, पर उसके मार्क्स कभी 60-65% से ऊपर नहीं जाते थे। अगर पढ़ने का टाइम पूरा दे रही थी, तो मार्क्स क्यों नहीं बढ़ रहे थे यार? एक मेंटर ने जब उसकी आदत ट्रैक की तो सच बाहर आया। उन 4.5 घंटों के बीच मीरा ने अपना फोन 53 बार चेक किया था। वेट, 53 बार? फिर तो फोकस बचा ही नहीं होगा। लोग कहते हैं कि चेक करने में बस 10 सेकेंड लगते हैं, पर दिमाग का एक नियम है, कॉग्निटिव स्विचिंग पेनल्टी। जब आप किसी डीप काम से ध्यान हटाकर 10 सेकेंड रील देखते हैं और वापस आते हैं, तो दिमाग को पुराना फोकस वापस लाने में कई मिनट लग जाते हैं। तो इसका मतलब उसके 4.5 घंटे तो पानी में गए। एक्चुअल फोकस कितना निकला उसका? उसका असली अनब्रोकन फोकस सिर्फ 105 मिनट का निकला। बाकी टाइम तो ऐप स्विच करने की थकान में ही बर्बाद हो गया। ये डरावना है यार। फिर मीरा ने इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए क्या किया? इसका हल बैचिंग नामक एक जबरदस्त टेक्निक में है। इसे एक स्कूल बस के उदाहरण से समझ सकते हैं। क्या स्कूल बस हर 5 मिनट में बच्चे को लेने आती है? नहीं, वो तो एक तय समय पर आती है और सब बच्चों का एक बैच साथ ले जाती है। बस डिजिटल नोटिफिकेशंस को भी इसी बस की तरह ट्रीट करना चाहिए। हर 5 मिनट में फोन देखने के बजाय दिन में तय समय पर एक साथ बैच में चेक करें। तो प्रैक्टिकली इसको कैसे अप्लाई किया जाए अपनी लाइफ में? इसका सबसे अच्छा तरीका है फोन ऑफिस आवर्स सेट करना। मेरा ने यही किया।
जैसे ऑफिस 10 से 6 खुलता है, उसने तय किया कि वो दिन में सिर्फ 3 बार 15-15 मिनट के लिए फोन चेक करेगी। और बाकी टाइम फोन स्विच ऑफ या दूसरे कमरे में? हाँ, इस छोटे से बदलाव से उसकी 53 चेकिंग घटकर सीधा 8-10 पर आ गई। बिना एक्स्ट्रा पढ़े उसके मॉक स्कोर्स 67% से सीधा 81% हो गए। फोन के लिए ऑफिस आवर्स सेट करना ये सुनने में ही बड़ा फ्री करने वाला लगता है। आजकल तो सुप्रीम कोर्ट में भी राइट टू डिस्कनेक्ट की बहस चल रही है ना। हाँ, कि ऑफिस आवर्स के बाद आपको मैसेजेस का जवाब देने का दबाव ना हो। तो स्टूडेंट्स और बाकी लोग भी अपने फोन से ये राइट ले सकते हैं। और इसी के साथ किताब में कैल न्यूपोर्ट का डीप वर्क और फर्स्ट आवर रूल भी तो समझाया गया है। बिल्कुल। कैल न्यूपोर्ट की रिसर्च कहती है कि ध्यान भटकने वाले माहौल में 4 घंटे का काम और बिना रुकावट के 90 मिनट का डीप वर्क बराबर होते हैं। और ये फर्स्ट आवर रूल क्या कहता है? सुबह का टाइम ब्लॉक करना। हाँ, सुबह का पहला घंटा या 90 मिनट सबसे कीमती होता है। उस वक्त विल पावर फुल है। अगर उस पहले 90 मिनट में फोन नहीं छुआ और कोई मुश्किल काम किया तो आप पूरा दिन कंट्रोल में कर लेते हैं। तो अगर आज की इस गहरी चर्चा को हम समेटें तो हमने देखा कि करियर फैक्ट्री और खालिद रजा ने इस द हिडन एनिमी किताब में क्या फ्रेमवर्क सिखाया है। हमने समझा कि बोर होने से डरना नहीं है, क्योंकि डीएमएन तभी क्रिएटिव जादू दिखाता है और सस्ते डोपामिन से निकलकर टैक्टाइल लर्निंग से अपने बीडीएनएफ को बढ़ाना है। और आखिर में स्कूल बस की तरह बैचिंग करके अपने दिमाग का ट्रैफिक जैम खोलना है। ये सारी बातें किसी को भी एक हाई परफॉर्मर बना सकती हैं। रीवायरिंग शुरू हो गई, लेकिन जब क्रेविंग्स अटैक करें, इमरजेंसी किट क्या है? अगले एपिसोड में। 1000 ऑनलाइन फ्रेंड्स फिर भी अकेले, ये पैराडॉक्स है या रियलिटी? आज जानते हैं डिजिटल डाइट का असली मतलब। आज का जो हमारा डीप डाइव है ना, वो सीधे हमारे दिमाग की उस वायरिंग और डिजिटल आदतों पर वार करता है जिसे हम रोज जीते हैं। हाँ, और ये एक ऐसी चर्चा है जहां हम खालिद रजा की किताब द हिडन एनिमी के 2 बेहद जरूरी चैप्टर्स, चैप्टर 8 और चैप्टर 9 पर फोकस करने वाले हैं। राइट, मतलब ये वही चैप्टर्स हैं जो सोशल मीडिया के इस चमकीले पर्दे के पीछे छिपे न्यूरोकेमिकल सच को सामने लाते हैं। बिल्कुल। और इस पूरे डिस्कशन का मिशन बड़ा क्लियर है। हमें ये समझना है कि हमारे दिमाग को हजारों डिजिटल कनेक्शंस के बावजूद दोस्ती का वो जो एक डाइट वर्जन है ना, वो क्यों महसूस होता है, जिसमें कोई असली न्यूट्रिशन तो होता ही नहीं है। हाँ, वही ना। और साथ ही हम उस सिचुएशन को भी डीकोड करेंगे जब फोन उठाने की ना एक इंटेंस अनकंट्रोलेबल तलब होती है। उस वक्त के लिए एक ब्रेक क्लास इमरजेंसी किट कैसे तैयार की जाए और उसके पीछे की एग्जैक्ट साइंस क्या है, आज हम उसे समझेंगे। सही कहा। ओके, तो इसे थोड़ा अनपैक करते हैं, क्योंकि इंट्रो में जो पैराडॉक्स था वो हम सबकी जिंदगी का एक बहुत आम हिस्सा बन चुका है। एक सिनेरियो देखते हैं। रात के 11 बज रहे हैं, बिस्तर पर लेटे हुए लगातार 2 घंटे तक इंस्टाग्राम पे स्क्रॉलिंग चल रही है। हाँ, जो हम सब करते हैं कभी ना कभी। राइट। करीब 300 स्टोरीज देख ली, 50-60 रील स्वाइप कर दी, दोस्तों की पोस्ट्स पर इमोजीज ड्रॉप कर दिए। टेक्निकली देखा जाए तो इस पूरे वक्त में एक इंसान लगातार दूसरे लोगों से कनेक्टेड था। कनेक्टेड इन एयर कोट्स, राइट? एग्जैक्टली। लेकिन जब वो फोन स्क्रीन लॉक करके साइड में रखता है तो अचानक से एक बहुत ही भारी अकेलापन और एक अजीब सी थकान हावी हो जाती है। एक भरे हुए कमरे से निकलकर अचानक एक सुनसान जगह पे आने जैसा एहसास होता है। ये खालीपन क्यों आता है? ये खालीपन किसी साइकोलॉजिकल कमजोरी की वजह से नहीं आता, बल्कि इसका सीधा कनेक्शन हमारे ब्रेन की केमिस्ट्री और उसकी जो इवोल्यूशनरी वायरिंग है ना, उससे है। अच्छा। हाँ, इसे समझने के लिए हमें 1990s में इटली की परमा यूनिवर्सिटी के एक बहुत ही मशहूर न्यूरोसाइंस एक्सपेरिमेंट की तरफ चलना होगा। वहाँ रिसर्चर्स ना मकाक बंदरों के दिमाग की मोटोकॉर्टेक्स पर स्टडी कर रहे थे। ओ, वो मूंगफली वाला एक्सपेरिमेंट? हाँ, वही। एक दिन जब एक रिसर्चर ने अपने हाथ से एक मूंगफली उठाई तो उन्होंने देखा कि अचानक बंदर के दिमाग में बिल्कुल वही न्यूरॉन्स फायर हुए जो तब फायर होते थे जब बंदर खुद मूंगफली उठाता था। वेट, मतलब बंदर सिर्फ देख रहा था, कुछ कर नहीं रहा था? एग्जैक्टली। बंदर सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा था। यहीं से मिरर न्यूरॉन्स की खोज हुई थी। तो इसका मतलब ये दिमाग के वो स्पेशल सेल्स हैं जो सामने वाले का एक्शन देखकर हमारे अंदर बिल्कुल वही एक्सपीरियंस रिक्रिएट करते हैं। एक तरह का न्यूरल वाईफाई कह सकते हैं इसको। बिल्कुल सही। न्यूरल वाईफाई इज अ ग्रेट वे टू पुट इट। ये हमारे एम्पैथी और कनेक्शन का फाउंडेशन है।
जब हम आमने सामने होते हैं, किसी की आंखों में देखते हैं, उनकी फेशियल मसल्स के माइक्रो मूवमेंट्स ऑब्जर्व करते हैं, तो हमारे दिमाग के 100% मिरर न्यूरॉन्स एक्टिव होते हैं। ओके, 100% एक्टिव। और जब ये न्यूरॉन्स फुल कैपेसिटी पर फायर होते हैं ना, तो हमारा दिमाग ऑक्सीटोसिन नाम का केमिकल रिलीज करता है। ये एक डीप बॉन्डिंग केमिकल है। यही वो चीज है जो किसी के साथ होने पर हमें सुरक्षित और खुश महसूस करवाती है। पर यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल आता है, अगर मिरर न्यूरॉन्स सिर्फ किसी को देखने से फायर होते हैं, तो जब हम फोन की स्क्रीन पर किसी दोस्त की फोटो देखते हैं या वीडियो कॉल पर उनकी बातें सुनते हैं, तो क्या ये न्यूरॉन्स वैसा ही ऑक्सीटोसिन रिलीज नहीं करते? दिमाग तो आखिर वही चेहरा देख रहे हैं ना। यहाँ सबसे फैसिनेटिंग बात यह है कि दिमाग को बेवकूफ बनाना इतना आसान नहीं है। हमारा दिमाग पिक्सेल्स और असली इंसान के बीच का फर्क बहुत अच्छी तरह जानता है। इसका डेटा बहुत ही चौंकाने वाला है। बताइए ना, मतलब कितना फर्क होता है? देखिए, जब दो लोग एक ही कमरे में आमने सामने बैठे होते हैं, तो लगभग 90% मिरर न्यूरॉन्स एक्टिव होते हैं। अगर वही लोग सिर्फ वॉइस कॉल पर बात करें, तो ये नंबर गिरकर 60-70% पर आ जाता है, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज गायब हो जाती है। और वीडियो कॉल, उसमें तो आवाज और चेहरा दोनों होते हैं ना, वहां तो नंबर हाई होना चाहिए। टेक्निकली लगता है, पर वीडियो कॉल पर सिर्फ 40-50% मिरर न्यूरॉन्स एक्टिव होते हैं। वेट, क्या सिर्फ 40-50? हाँ, इसकी वजह बहुत डीप है। वीडियो कॉल पर एक माइक्रो लेटेंसी होती है, मतलब आवाज और होठों के मूवमेंट में मिलीसेकंड्स का फर्क होता है। दूसरी बात, आई कांटेक्ट का पैराडॉक्स। आप स्क्रीन पर सामने वाले की आंखों में देखते हैं, पर उन्हें लगता है आप नीचे देख रहे हैं, क्योंकि कैमरा ऊपर होता है। ओ, वो कैमरा एंगल की वजह से। राइट। ये छोटी सी मिसमैच ना दिमाग के सबकॉन्शियस को बता देती है कि ये इंसान सच में सामने नहीं है। ये तो बहुत ही गहरी बात है। और टेक्स्ट मैसेजिंग या व्हाट्सएप का क्या हाल है फिर? व्हाट्सएप टेक्सटिंग में ये एक्टिवेशन सिर्फ 5-10% रह जाता है। और जहां तक इमोजीज की बात है, जैसे किसी ने जोर से हंसने वाला इमोजी भेज दिया या LOL टाइप कर दिया, मान लगभग सिर्फ 2% मिरर न्यूरॉन्स एक्टिव होते हैं। सिर्फ 2%? यानी जब हम स्क्रीन पर LOL टाइप कर रहे होते हैं, जबकि हमारा चेहरा बिल्कुल फ्लैट होता है, हमारा दिमाग तुरंत समझ जाता है कि हम एक्चुअली नहीं हंस रहे। एग्जैक्टली। दिमाग जानता है कि LOL टाइप करना और दोस्तों के साथ फिजिकल रूम में बैठकर कहा लगाना दोनों बिल्कुल अलग डायमेंशंस हैं। इसीलिए इन डिजिटल इंटरेक्शंस को ना डाइट वर्जन कहा गया है, एक डाइट सोडा की तरह। जिसमें मीठा स्वाद तो है, पर असली न्यूट्रिशन नहीं है। राइट। असली न्यूट्रिशन यानी ऑक्सीटोसिन एकदम जीरो है। इसी वजह से दिमाग और ज्यादा भूखा हो जाता है। वो उस न्यूट्रिशन को ढूंढने के लिए लगातार स्क्रॉल करता रहता है, और आखिर में जब कुछ नहीं मिलता, तो वही खालीपन और थकान हावी हो जाती है। ये डाइट सोडा वाली बात से ना मुझे एक और एनालॉजी याद आ रही है। अगर हम दूसरों की चमकती हुई डिजिटल लाइफ को देखते हैं, तो वो किसी ऐसे आर्टिफिशियली कलर्ड प्लास्टिक के सेब यानी एप्पल को देखने जैसा है, जो दिखने में एकदम परफेक्ट है, पर उसमें कोई रस नहीं है। वाह, क्या एनालॉजी है। हाँ, और जब हम उस प्लास्टिक के फल को अपनी आम थोड़ी सी दाग वाली पर असली जिंदगी से कंपेयर करते हैं ना, तो हमें अपनी असली जिंदगी खराब लगने लगती है। हम एक ऐसी चीज से हार रहे हैं जो असल में एग्जिस्ट ही नहीं करती। ये प्लास्टिक फ्रूट की एनालॉजी बिल्कुल सटीक बैठती है। साइकोलॉजिकल भाषा में इसे सोशल कंपैरिजन का ट्रैप कहते हैं, और इसके न्यूरोकेमिकल खतरे बहुत ज़्यादा रियल हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ कोपेनहेगन की एक बड़ी स्टडी इस बात का सबूत देती है कि इंस्टाग्राम का ज़्यादा यूज़ सीधा सेल्फ एस्टीम को तबाह करता है। मतलब कोई सॉलिड डेटा है इसका? हाँ, उनका डेटा दिखाता है कि जो लोग दिन में 3 घंटे से ज़्यादा सोशल मीडिया पर बिताते हैं, उनमें क्लिनिकल डिप्रेशन का रिस्क डबल हो जाता है, यानी 2x बढ़ जाता है। उनका कॉर्टिसोल जो हमारा प्राइमरी स्ट्रेस हार्मोन है, वो लगातार हाई रहता है, जिसकी वजह से नींद आना मुश्किल हो जाती है। वैसे। और सबसे खतरनाक बात, लोगों में एम्पैथी यानी दूसरों का दर्द समझने की ताकत कम हो जाती है। ये सब फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट का नतीजा है। और इस फोमो के जवाब में ही शायद खालिद रजा ने जोमो यानी जॉय ऑफ मिसिंग आउट का कॉन्सेप्ट सामने रखा है, राइट? ये मान लेना कि सब कुछ देखना और हर जगह मौजूद रहना जरूरी नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल। और इस थियोरी को एक प्रैक्टिकल रियलिटी में देखने के लिए किताब में दिल्ली की 16 साल की एक लड़की रिया की कहानी दी गई है। अच्छा, रिया की क्या स्टोरी थी? तो रिया का डिजिटल प्रोफाइल देखकर कोई भी उसकी लाइफ को परफेक्ट कहेगा। उसके इंस्टाग्राम पर 800 से ज्यादा फॉलोअर्स थे,
वो जब भी कोई पोस्ट डालती उसे 150-200 लाइक्स आराम से मिल जाते थे। बाहर से वो एक पॉपुलर टीनेजर थी, पर अंदर की कहानी बिल्कुल अलग थी। मतलब अंदर से खालीपन था। राइट। हर रात बिस्तर पर जाने के बाद उसे एक चुभन भरा अकेलापन महसूस होता था। उसे लगता था कि इन 800 लोगों में से एक भी इंसान उसके असली सेल्फ को नहीं जानता। जो कि ऑक्सीटोसिन की कमी का एकदम क्लासिक सिम्टम है। फिर रिया ने क्या किया? रिया ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उसने 1 हफ्ते के लिए अपना इंस्टाग्राम पूरी तरह बंद कर दिया और उस खालीपन को भरने के लिए उसने अपनी एक पुरानी दोस्त प्रेरणा को फोन लगाया। इस कॉल का जो प्रोग्रेशन है ना, वो बहुत दिलचस्प है। कैसे? शुरू के 10 मिनट बहुत ऑकवर्ड थे। दिमाग डिजिटल स्पीड से रियल वर्ल्ड की धीमी स्पीड में एडजस्ट हो रहा था। लेकिन अगले 30 मिनट में पुरानी यादें ताज़ा होने लगी। 60 मिनट तक आते आते उन्होंने रियल बातें शुरू कर दी, मतलब अपने अंदर के डर, अपनी इनसिक्योरिटीज के बारे में। वाह, 1 घंटे में इतनी डीप बातें। हाँ, और 90 मिनट पर दोनों फोन पर एक दूसरे के साथ रो रही थीं, और 120 मिनट आते आते बचपन की किसी पुरानी बात पर उनका इतना लंबा हंसी मजाक चला जिसका कोई हिसाब नहीं। ये प्रोग्रेशन असल में दिमाग का अपना ऑक्सीटोसिन रिलीज करने का एक नेचुरल टाइमलाइन है, राइट? पहले ऑकवर्डनेस, फिर ट्रस्ट, फिर रोना और आखिर में वो डीप बॉन्डिंग वाली हंसी। सही पकड़ा। उस 2 घंटे की कॉल के बाद रिया ने अपनी डायरी में एक बहुत पावरफुल लाइन लिखी। उसने लिखा कि 800 फॉलोअर्स से उसे 0 कनेक्शन मिला था, पर उस 1-2 घंटे की आवाज और रोने हंसने से उसे इन्फिनिट रियल कनेक्शन मिला। उस वक्त उसका दिमाग फाइनली शांत और सुरक्षित महसूस कर रहा था। इस कहानी से एक बात तो साफ है कि उस डाइट सोडा को छोड़कर असली न्यूट्रिशन की तरफ आना ही पड़ेगा। जो लोग इस ऑक्सीटोसिन को वापस अपनी जिंदगी में लाना चाहते हैं, उनके लिए खालिद रजा ने चैप्टर 8 में एक फेस टू फेस चैलेंज रखा है। ये डेज 19 से 21 का हिस्सा है। हाँ, उसके 3 रूल्स हैं। बिल्कुल, और ये सीधे उन मिरर न्यूरॉन्स को दोबारा जगाने के लिए बनाए गए हैं। पहला रूल है नो फोन मीटअप, यानी जब किसी दोस्त से मिलने जाएं तो फोन पॉकेट में नहीं होना चाहिए, बैग में किसी और कमरे में रख दो। थोड़ा सा भी डिवाइडेड अटेंशन उस कनेक्शन को तोड़ देता है। और रूल 2 इसी को आगे बढ़ाता है। लुक इन दी आईज। बात करते वक्त स्क्रीन या आसपास देखने की बजाय सामने वाले की आंखों में देखना, यही वो ट्रिगर है जो उन 90% मिरर न्यूरॉन्स को फायर करने का सिग्नल देता है। और तीसरा रूल बहुत प्रैक्टिकल है, हाँ, वॉइस कॉल। टेक्सटिंग की जो सुविधा है उसको थोड़ी देर छोड़कर दिन में एक बार अपने किसी करीबी को सिर्फ 5-10 मिनट के लिए कॉल करना। उनकी आवाज के उतार चढ़ाव को सुनना दिमाग के लिए बहुत सूदिंग होता है। और पता है, इसके साथ ही किताब में एक और बहुत शानदार आदत बताई गई है जिससे हम उस प्लास्टिक फ्रूट वाले सोशल कंपैरिजन ट्रैप से निकल सकते हैं। वो है अपनी सेल्फ वर्थ को रीबिल्ड करना। अच्छा, वो कैसे करते हैं? खुद को किसी इंटरनेट इन्फ्लुएंसर या किसी दूसरे की हाईलाइट रील से कंपेयर करने की जगह ना, सिर्फ पिछले साल के अपने पुराने वर्जन से कंपेयर करना चाहिए। एक छोटी सी नाइट रूटीन बनाई जा सकती है। रोज रात डायरी में एक आसान सी लाइन लिखना, आज मैंने ये किया जो कल नहीं किया था। ओह नाइस। चाहे वो 1 लाइन की किताब पढ़ना हो या सिर्फ 10 मिनट का वॉक। एग्जैक्टली। ये आदत दिमाग को बाहर की झूठी परफेक्शन से हटा करना, अपनी अंदर की प्रोग्रेस पर फोकस करना सिखाती है। ये एक तरह से दिमाग की रीवायरिंग है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है जो किसी के भी जहन में आ सकता है। क्या सवाल? वही सवाल ना, कि अगर हमारा दिमाग इतना स्मार्ट है, उसको पता है कि डिजिटल कनेक्शन फेक ऑक्सीटोसिन दे रहा है, तो फिर अचानक से फोन चेक करने की वो जो एक अनकंट्रोलेबल तलब होती है, वो क्रेविंग क्यों उठती है? हाँ, ये बहुत कॉमन स्ट्रगल है। खास तौर पर तब जब कोई इंसान बहुत थका हुआ हो, स्ट्रेस में हो या किसी काम से अपसेट हो। हम उस स्क्रीन की तरफ क्यों भागते हैं जिसके बारे में हमें पता है कि वो हमें बस खाली छोड़ देगी? इस सवाल का जवाब ना चैप्टर 9 में बहुत डिटेल में मिलता है। और इसका कारण इंसान की कमजोरी या विल पावर की कमी नहीं है, बिल्कुल भी। इसे न्यूरोसाइंस की भाषा में डोपामीन क्रैश कहते हैं। डोपामीन क्रैश मतलब डोपामीन कम हो जाता है? हाँ, पर ध्यान रहे, डोपामीन खुशी का केमिकल नहीं है। ये क्रेविंग और मोटिवेशन का केमिकल है। जब हम लगातार फोन यूज कर रहे होते हैं तो दिमाग को बिना मेहनत किए हाई लेवल का डोपामीन मिलता रहता है, पर जब हम फोन रख देते हैं तो वो डोपामीन लेवल अपने नॉर्मल बेसलाइन से भी नीचे गिर जाता है। इसी गिरे हुए लेवल को क्रैश कहते हैं।
तो जब इंसान थका हुआ होता है या किसी स्ट्रेस में होता है, तो उस वक्त उसका दिमाग एक आसान रिवॉर्ड या एस्केप ढूंढ रहा होता है ताकि उस डोपामीन लेवल को वापस ऊपर लाया जा सके। बिल्कुल सही। दिमाग कहता है मुझे अभी तुरंत अच्छा महसूस करना है, और फोन से आसान तरीका तो कोई और नहीं है ना। दिमाग तुरंत खुद को जस्टिफाई कर लेता है कि बस 5 मिनट ईमेल चेक कर लेता हूँ या एक रील देखकर रख दूंगा। राइट, हम सब खुद को यही कहानी सुनाते हैं। हाँ, और खालिद रजा ने इस पॉइंट पर बहुत जोर दिया है कि जब ये क्रैश होता है तो उस तलब को यानी क्रेविंग को सिर्फ विल पावर के भरोसे नहीं हराया जा सकता। विल पावर एक बैटरी की तरह है जो शाम तक या रात तक वैसे ही ड्रेन हो जाती है। तो इसका सोल्यूशन क्या है फिर? इसके लिए एक सॉलिड स्ट्रैटेजी चाहिए होती है जिसे उन्होंने 15 मिनट वेव थ्योरी के जरिए समझाया है। ओके, हियर्स वेयर इट गेट्स रियली इंटरेस्टिंग। ये 15 मिनट वेव थ्योरी कैसे काम करती है? क्रेविंग कोई कांस्टेंट चीज क्यों नहीं है? क्योंकि दिमाग के केमिकल सिग्नल्स हमेशा एक लहर यानी वेव की तरह आते हैं और उनकी एक हाफ लाइफ होती है। कोई भी क्रेविंग जिंदगी भर नहीं रहती। साइंटिस्ट ने इस वेव की एक तय टाइमलाइन मैप की है जो करीब 15 से 20 मिनट लंबी होती है। ओके, तो इसके फेजेस क्या होते हैं? शुरुआत के 0 से 3 मिनट में ये क्रेविंग की वेव बन रही होती है। इसकी इंटेंसिटी अभी लो होती है। फिर 3 से 8 मिनट के दौरान ये वेव बड़ी होने लगती है, दिमाग को बेचैनी महसूस होती है, और फिर आता है सबसे खतरनाक फेज। 8 से 12 मिनट का वक्त ये वेव का एब्सोल्यूट पीक है। यानी इस 8 से 12 मिनट के फेज में दिमाग में एक तरह का पैनिक चल रहा होता है। कॉर्टिसोल अपने हाईएस्ट पॉइंट पर होता है और इंसान को लगता है कि अगर अभी मैंने फोन नहीं उठाया तो कुछ बहुत गलत हो जाएगा। सही पकड़ा। ये वो वक्त है जब तलब सबसे ज्यादा शक्तिशाली होती है। लेकिन न्यूरोसाइंस कहती है कि अगर आप इस पीक पर सिर्फ रुक गए और रिएक्ट नहीं किया तो 12 से 15 मिनट के बीच वो वेव टूटने लगती है। उसकी एनर्जी ना स्लो हो जाती है। ओह वाओ। और 15 से 20 मिनट पूरे होते होते वो वेव कंप्लीटली क्रैश हो जाती है। क्रेविंग बिल्कुल खत्म हो जाती है और इंसान का दिमाग वापस काम स्टेट में आ जाता है। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? इस पूरी साइंस का एक सीधा सा मतलब निकलता है कि फोन छोड़ने का मतलब अपने अंदर पहाड़ तोड़ने जैसी जिंदगी भर की विल पावर पैदा करना नहीं है। हमें सिर्फ उन 15 मिनट की वेव के लिए एक सर्वाइवल स्ट्रैटेजी चाहिए। खास तौर पर उस 8 से 12 मिनट के पीक जोन में जिंदा रहने का एक तरीका चाहिए। और वही तरीका है हमारी ब्रेक क्लास इमरजेंसी किट। जब वो 8 से 12 मिनट वाला पीक हीट करे और दिमाग चीखने लगे कि फोन चाहिए, तो उस पैनिक को काउंटर करने के लिए 3 तुरंत एक्शन वाले SOS स्टेप्स डिजाइन किए गए हैं। वो 3 स्टेप्स क्या हैं? स्टेप 1 बहुत सिंपल पर सबसे जरूरी है। फिजिकल डिस्टेंस। जैसे ही वेव शुरू हो तुरंत फोन को उठाकर दूसरे कमरे में या किसी ड्रॉर के अंदर रख देना चाहिए। क्योंकि अगर रसगुल्ला सामने टेबल पर रखा है तो डाइट के बारे में सोचना दिमाग के लिए एक्स्ट्रा कॉग्निटिव लोड बन जाता है। आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ माइंड। स्टेप 2 क्या कहता है? स्टेप 2 सीधा नर्वस सिस्टम पर काम करता है। ये है 3 ब्रेथ रीसेट। ये टेक्निक स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के न्यूरोसाइंटिस्ट डॉक्टर एंड्रू हुबरमन की बहुत ही इफेक्टिव फिजियोलॉजिकल साय पर आधारित है। इसे ऐसे किया जाता है कि नाक से 4 सेकंड्स तक एक गहरी सांस लेनी है, फिर बिना उस सांस को छोड़े एक छोटा सा एक्स्ट्रा स्निफ, बस 1 सेकंड का और लेना है। वेट, ये एक्स्ट्रा स्निफ क्यों लेना है? इसका क्या लॉजिक है? ये एक्स्ट्रा स्निफ हमारे फेफड़ों के उन छोटे छोटे एयर सैक्स को, जिन्हें एल्वियोली कहते हैं, फुलाकर खोल देता है, जो स्ट्रेस की वजह से पिचक जाते हैं। अच्छा। इसके बाद उस सांस को 4 सेकंड्स तक होल्ड करना है और आखिर में मुंह से बहुत धीरे धीरे 8 सेकंड्स तक सांस छोड़ना है। लंबा एक्सहेल करना हमारे दिमाग के पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को वैगस नर्व के जरिए एक मैनुअल ओवरराइड सिग्नल भेजता है कि खतरा टाल गया है। वाओ, ये तो बहुत फास्ट होगा फिर। हाँ, इस प्रोसेस के सिर्फ 3 राउंड्स करने से लगभग 90 सेकंड्स के अंदर ब्लड में कॉर्टिसोल का लेवल तेजी से ड्रॉप हो जाता है। पैनिक वहीं रुक जाता है। ये तो लिटरली दिमाग को मैनुअल मोड में शांत करने का एक फिजिकल बटन है। फिर आता है शायद स्टेप 3, 15 मिनट बफर एक्टिविटी, यानी उन बाकी बचे हुए मिनट्स में किसी ऐसी एक्टिविटी में लग जाना जो दिमाग का फोकस शिफ्ट कर दे।
हाँ, जैसे कि उठकर एक बड़ा ग्लास ठंडा पानी पीना। या शायद 20 जंपिंग जैक्स करना, जिससे हार्ट रेट बढ़ जाए, चेहरे पर ठंडे पानी के छींटे मारना, या बस एक पेन उठाकर उस वक्त की बेचैनी को डायरी में लिख देना। इन छोटे छोटे डिस्ट्रैक्शन से वो 15 मिनट की वेव नेचुरली गुजर जाती है। और जब वेव गुजर जाती है तो अचानक इंसान को रियलाइज होता है कि उसे एक्चुअली फोन की जरूरत थी ही नहीं। लेकिन एक प्रैक्टिकल सिनारियो देखते हैं। मान लीजिए किसी ने ये इमरजेंसी किट बनाई, पूरा प्लान सेट किया, पर एक दिन स्ट्रेस इतना ज्यादा था कि वेव ने ओवरकम कर लिया और उसने फोन उठाकर 2 घंटे तक रील स्क्रॉल कर ली। हाँ, ऐसा होता है अक्सर। अब आमतौर पर दिमाग यही सोचेगा कि लो, डिटॉक्स फेल हो गया, मैं तो इसके लायक ही नहीं हूं। पर अगर इसका लॉजिक देखा जाए ना, तो अगर गलती से आपकी गाड़ी का एक टायर पंक्चर हो जाए, तो क्या आप उतरकर बाकी 3 टायर भी काट देते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। यानी स्लिप अप्स या गलती से फोन ज्यादा यूज करना फेलियर नहीं है, वो सिर्फ एक डाटा पॉइंट है हमारे लिए। ये बहुत ही मैच्योर नजरिया है और इस नजरिए को समझने के लिए चैप्टर 9 में करण की स्टोरी दी गई है। करण बैंगलोर में रहने वाला एक 16 साल का स्टूडेंट है। उसने अपना 21 डे डिजिटल डिटॉक्स शुरू किया। पहले 12 दिन बहुत शानदार गुजरे और उसकी इमरजेंसी किट ने काम किया। फिर क्या हुआ? पर डे 13 पर उसके बोर्ड एग्जाम्स का रिजल्ट आया। रिजल्ट उसकी उम्मीद से बहुत खराब था। उस वक्त उसके दिमाग में स्ट्रेस और डिसअपॉइंटमेंट का कॉर्टिसोल इतना हाई था कि उसने एस्केप ढूंढने के लिए फोन उठाया और सीधा 2 घंटे यूट्यूब पर गेम स्ट्रीम्स देखता रहा। ओह, ये डोपामिन क्रैश और एक्सट्रीम स्ट्रेस का एक एक्सप्लोसिव कॉम्बिनेशन बन गया होगा। दिमाग ने अपने दर्द को नम करने के लिए बेसिकली एक डिजिटल एनेस्थीसिया ले लिया। एग्जैक्टली। पर अगले दिन करण ने वो ऑल और नथिंग वाला एटीट्यूड नहीं अपनाया। उसने खुद को एक फेलियर नहीं माना। उसने इस स्लिप अप को एनालाइज किया और अपना ट्रिगर पहचाना। उसे समझ आया कि एग्जाम या पढ़ाई की डिसअपॉइंटमेंट उसकी वेव को सबसे बड़ी ताकत देती है। तो उसने इस डेटा का किया क्या? उसने इस ट्रिगर को अपने ट्रैकर में नोट किया। डे 14 पर उसने नए सिरे से शुरुआत की, पर इस बार वो अपने सबसे खतरनाक ट्रिगर के लिए पहले से तैयार था। उसकी वो गलती उसके रास्ते की रुकावट नहीं, बल्कि एक टर्निंग पॉइंट बन गई, जिसने उसकी इमरजेंसी किट को और भी ज्यादा मजबूत कर दिया। इसका मतलब हमें अंधेरे में तीर चलाने की जगह अपने दुश्मनों को या ट्रिगर्स को पहचानना होगा। और यहाँ पर बुक एक बहुत ही एक्शनेबल कदम सुझाती है, जिसे 7 डे क्रेविंग ट्रैकर कहा गया है। हाँ, ये बहुत यूजफुल टूल है। एक ऐसी आदत जिसमें हम आने वाले 7 दिनों तक सिर्फ ये नोटिस करें कि तलब किस वक्त और किस वजह से उठती है। क्या वो अकेलापन है, क्या शाम की थकान है, या किसी ऑफिस प्रोजेक्ट की डेडलाइन का स्ट्रेस है। अपने टॉप 3 ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करके हम अपना एक पर्सनल इमरजेंसी टूल किट तैयार कर सकते हैं, ताकि अगली बार जब क्रेविंग की वेव आए तो हमें डूबने की जगह उसे सर्व करने के लिए पूरी तरह तैयार हों। तो अगर हम आज के इस गहरे डिस्कशन को एक आखिरी निचोड़ देना, तो 2 बातें बिल्कुल साफ हैं। पहली ये कि हमारे दिमाग की भूख इन डिजिटल इमोजीज और लाइक से नहीं मिट सकती। असली कनेक्शन और ऑक्सीटोसिन सिर्फ तब मिलता है जब हम आंखों में देखते हैं और मिरर न्यूरॉन्स आपस में सिंक होते हैं। और दूसरी बात ये कि जब हम उस फेक डिजिटल डाइट को छोड़ते हैं तो डोपामिन का गिरना लाजमी है। लेकिन उस क्रेविंग को हराने के लिए हमें किसी असंभव विल पावर की जरूरत नहीं है। एक इमरजेंसी किट, एक 3 ब्रेथ रीसेट और सिर्फ 15 मिनट तक रुकने का हौसला उस लहर को गुजरने के लिए काफी है। और हाँ, स्लिप अप्स होते हैं, राइट? वो सफर का हिस्सा हैं। उन्हें अपनाना और उनसे सीखना ही असल में आगे बढ़ने का रास्ता है। बिल्कुल। इन सभी बातों के बाद मैं एक आखिरी और बहुत ही जरूरी विचार सबके सामने रखना चाहूंगी, जिसे कभी भूलना नहीं चाहिए। क्रेविंग एक दिमागी लहर है, कोई आदेश या कमांड नहीं। क्या बात है! हमारा दिमाग हमें फोन उठाने का ऑर्डर नहीं दे रहा होता, वो बस एक रिक्वेस्ट भेज रहा होता है। अगर हम बस थोड़ी देर शांत रहकर बिना रिएक्ट किए उस लहर को ऑब्जर्व करें, तो वो अपने आप बिल्कुल चुपचाप गुजर जाती है। इमरजेंसी किट तैयार है। अब 21 दिन पूरे होने के बाद क्या? न्यू वर्जन ऑफ यू अगले एपिसोड में। 21 दिन पूरे हो गए, लेकिन ये एंडिंग नहीं, ये एक्चुअली शुरुआत है। न्यू वर्जन ऑफ यू, अ पीक परफॉर्मेंस की तरफ। आज हम इस डीप डाइव में एक ऐसे कॉन्सेप्ट को अनपैक कर रहे हैं जो सीधा उस फेज के बाद आता है जब कोई दिमाग डिजिटल डिस्ट्रैक्शन से आजाद हो जाता है। हाँ, और ये बहुत ही एक्साइटिंग फेज होता है।
हमारे आज के इस गहरे एनालिसिस का सोर्स मटेरियल वही खालिद रजा और करीर फैक्ट्री की किताब द हिडन एनिमी के आखिरी 4 चैप्टर्स हैं, यानी चैप्टर 10 से लेकर 13 तक। एग्जैक्टली और आज का मकसद सिर्फ डिटॉक्स के बारे में बात करना नहीं है, बल्कि जो फ्री टाइम और फोकस बचा है उसे एक नई आइडेंटिटी और विजनरी माइंडसेट में कैसे कन्वर्ट किया जाए, इस पर चर्चा करनी है। सही बात है, क्योंकि बिना इस नई आइडेंटिटी के रिलैप्स होना तो लगभग तय होता है। लोग वापस उसी एंडलेस स्क्रॉलिंग में गिर जाते हैं। वो नेचुरली स्मार्ट तो पैदा नहीं हुआ था। नहीं, बिल्कुल नहीं। उसने सिर्फ अपने दिमाग की बायोलॉजी को हैक कर लिया है और आज हम वही सारे ब्लूप्रिंट्स अनकवर करने वाले हैं जो इस सोर्स में दिए गए हैं। तो फिर शुरू करते हैं ग्रेजुएशन और दिमाग की नई वायरिंग से। जब लोग 21 दिन के डिजिटल डिटॉक्स के बाद बाहर आते हैं तो फिजिकली उनके दिमाग में क्या बदलाव आ चुके होते हैं? अगर न्यूरोसाइंस के हिसाब से देखें तो पूरा खेल न्यूरोप्लास्टिसिटी का है। देखो, डिस्ट्रैक्टेड दिमाग में डोपामिन रिसेप्टर्स बुरी तरह डिसेंसिटाइज हो जाते हैं, यानी उन्हें छोटी छोटी खुशी फील ही नहीं होती। राइट। तो 21 दिन का ब्रेक उन रिसेप्टर्स को वापस नॉर्मल लेवल पर ले आता है। जो हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है ना, जो डिसीजन मेकिंग और इंपल्स कंट्रोल करता है, वो वापस मजबूत होने लगता है। ओह, मतलब सेल्फ कंट्रोल वापस आ जाता है। हाँ, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा कैच है। ये 21 दिन दिमाग में सिर्फ एक ग्रास ट्रेल बनाते हैं, एक कच्चा रास्ता। कच्चा रास्ता तो मतलब 21 दिन में हमने सिर्फ जंगल काटा है, लेकिन सड़क बनाने के लिए अगले 69 डेज उसी सेम रास्ते पर चलना होगा। इस आदत को पेव्ड हाईवे बनाने के लिए 90 डे रूल जरूरी है। इसके बिना रिलैप्स होना गारंटी है। वेट 69 डेज और यानी लोग जो 21 दिन को ही फाइनल जीत मान लेते हैं वो एक्चुअली गलत है। पूरी तरह से गलत है। अब एक माइंडलेस यूजर से इंटेंशनल यूजर बनने का वक्त आ गया है। हमें सिलिकॉन वैली के उन इंजीनियर्स को हराना है जिनका काम ही हमारी अटेंशन को हाईजैक करना है। सही बात है। और इस जीत को मेंटेन करने के लिए किताब में 5 स्टे बॉस रूल्स दिए, राइट? हाँ, पहला है संडे रीसेट, जहां आने वाले हफ्ते की प्लानिंग होती है। दूसरा है मॉर्निंग विन, जिसमें सुबह उठने के बाद पहले 30 मिनट तक कोई फोन नहीं छूता। सुबह उठते ही स्क्रीन नहीं देखना। मेक सेंस। और बाकी 3 रूल्स? तीसरा है 1 स्क्रीन रूल। चौथा है चार्जिंग स्टेशन, जो बेडरूम के बाहर होना चाहिए ताकि रात को फोन पास ना हो। और 5वां है वीकली रियल कनेक्शन, यानी हफ्ते में एक बार रियल फेस टू फेस इंटरैक्शन। ये रूल सुनने में सिंपल है पर इनका इम्पैक्ट बहुत डीप है, क्योंकि मैं सोच रही थी इसके पीछे दिमाग में एक केमिकल प्रोसेस भी तो चलता है, चैप्टर 11 के अकॉर्डिंग। बिल्कुल, उस प्रोसेस को माइलिनेशन कहते हैं। दिमाग के न्यूरल पाथवेज के ऊपर एक वाइट फैटी सब्सटेंस बनता है जिसे माइलिन कहते हैं। तो बेसिकली ये प्रैक्टिस से जुड़ा है। जैसे हम कोई स्किल प्रैक्टिस करते हैं तो हाँ, प्रैक्टिस से ये माइलिन और थिक होता है। इसे ऐसे समझो जैसे कॉपर वायर के ऊपर प्लास्टिक की इंसुलेशन होती है। अच्छा, ताकि सिग्नल लीक ना हो। एग्जैक्टली। अगर इंसुलेशन नहीं है तो सिग्नल स्लो होगा। माइलिन उस इंसुलेशन का काम करता है। जिस रास्ते पर जितना माइलिन होगा, सिग्नल फाइबर ऑप्टिक केबल की तरह उतनी तेजी से जाएगा। माइंड ब्लोइंग। और फोन यूज इस माइलिन को बनने ही नहीं देता था, राइट? सही पकड़ा। फोन का डिस्ट्रैक्शन इस प्रोसेस को ब्लॉक कर देता है। पर अब दिमाग रेडी है। ओके, अब जब दिमाग माइलिन बनाने के लिए रेडी है तो उसकी परफॉर्मेंस को दिन भर पीक पर कैसे रखा जाए? उस इंजन को चलाने के लिए बायोलॉजी को कैसे हैक करें? उसके लिए हमें अल्ट्रेडियन रिदम्स को समझना होगा। इंसान का दिमाग नेचुरली 90 मिनट के पीक और 20 मिनट के रिकवरी फेज में चलता है। तो यानी लगातार 3-4 घंटे पढ़ना एक्चुअली गलत है। बिल्कुल। एक 90 मिनट का डीप वर्क ब्लॉक बिना किसी फोन के 3 से 4 घंटे के शैलो वर्क के बराबर होता है। वाओ! और इसमें सुबह के वक्त का क्या रोल है? मैंने फर्स्ट आवर रूल के बारे में पढ़ा था इसमें। हाँ, सुबह का पहला घंटा सबसे जरूरी होता है, क्योंकि कॉर्टिसोल हार्मोन अपनी पीक पर होता है। ये अलर्टनेस देता है, इसलिए डीप वर्क सुबह सबसे पहले करना चाहिए। लेकिन एक चीज पर मैं थोड़ा पुशबैक देना चाहूंगी। एग्जाम्स के वक्त तो लोग खाना पीना, सोना, एक्सरसाइज सब छोड़ देते हैं। तो क्या वो अप्रोच इफेक्टिवली गलत है? ये सबसे बड़ी गलती है जो एक स्टूडेंट कर सकता है। जब लोग सोते हैं तब उनका दिमाग नहीं सोता। स्लीप आर्किटेक्चर समझना बहुत जरूरी है यहाँ। यानी दिमाग रात भर एक्चुअली काम कर रहा होता है? हाँ, डीप स्लीप में मेमोरीज कंसोलिडेट होती हैं। जो दिन में पढ़ा वो फिक्स होता है, और REM स्लीप में क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग आती है। तो अगर कोई रात को देर तक फोन देख रहा है तो ब्लू लाइट उस प्रोसेस को तबाह कर देती है। मेलेटोनिन बनता ही नहीं। रिसर्च बताती है कि 8 घंटे की प्रॉपर नींद का सीधा मतलब है
40% बेटर लर्निंग। 40% सिर्फ सोने से? ये तो काफी क्रेजी स्टैट है। और डाइट का क्या, क्योंकि दिमाग का साइज तो छोटा सा होता है। दिमाग बॉडी का सिर्फ 2% वेट है, पर 20% एनर्जी अकेले यूज करता है। इसलिए पानी और ब्रेन बूस्टर्स जैसे नट्स और बेरीज बहुत जरूरी हैं। यानी जंक फूड इफेक्टिवली दिमाग को स्लो कर देता है, ब्रेन फॉग आ जाता होगा। बिल्कुल। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एक्सरसाइज। सिर्फ 20 मिनट की एरोबिक एक्सरसाइज से एक BDNF नाम का केमिकल 30% बढ़ जाता है। BDNF? ये दिमाग का फर्टिलाइजर जिसे कहते हैं। हाँ, ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रोफिक फैक्टर। ये नए न्यूरॉन्स बनाता है, और इस बायोलॉजी को इग्नोर करने का नतीजा हम अर्जुन की कहानी में देखते हैं। हाँ, और प्रॉब्लम सिलेबस का टफ होना नहीं था, प्रॉब्लम उसकी लाइफस्टाइल थी। सुबह उठते ही फोन हाथ में, एक्सरसाइज जीरो और नींद बहुत कम। उसका दिमाग बेसिकली परमानेंटली एग्जॉस्ट हो चुका था। फिर जब उसने ये 5 हाई परफॉर्मेंस प्रोटोकॉल्स लगाए, तब क्या हुआ? तब उसने बिना अपने पढ़ाई के घंटे बढ़ाए आराम से 88% स्कोर किया, क्योंकि अब उसका दिमाग एक हाई परफॉर्मेंस मशीन बन चुका था। ये तो सच में आई ओपनिंग है। तो ब्रेन ऑप्टिमाइज हो चुका है, लेकिन इस ऑप्टिमाइज ब्रेन को किस दिशा में लगाया जाए? अब चैप्टर 12 के हिसाब से वक्त का आर्किटेक्चर समझना पड़ेगा। सही कहा। खालिद रजा और करियर फैक्ट्री का यही विजन है कि स्टूडेंट्स उस वक्त को पहचाने जो उन्होंने फोन से वापस जीता है। यहाँ आता है द 730 आवर रूल। 750 घंटे, ये नंबर कहाँ से आया? अगर कैलकुलेशंस देखें तो स्कूल 8 घंटे की नींद और खाना वगैरह निकालकर एक आम स्टूडेंट के पास दिन में फ्री 2 से 3 घंटे बचते हैं। ओके, तो अगर दिन के 2 घंटे भी माने तो साल के लगभग 750 घंटे हो गए। एग्जैक्टली। और मैल्कम ग्लैडवेल की फेमस रिसर्च कहती है कि यही घंटे डिसाइड करते हैं कि एक इंसान एक्सपर्ट बनेगा या सारी जिंदगी एवरेज ही रह जाएगा। मैं इसको पॉकेट मनी की तरह देखती हूँ। जैसे पॉकेट मनी को आप चिप्स में उड़ा सकते हैं या उसको सेव कर सकते हैं। बहुत अच्छा कंपैरिजन है ये। टाइम भी बिल्कुल वैसा ही है। हाँ, या तो वो टाइम एक्सपेंस बनेगा, जैसे माइंडलेस स्क्रॉलिंग और सोशल मीडिया ड्रामा, या फिर वो टाइम इन्वेस्टमेंट बनेगा, जैसे डीप वर्क, नई स्किल सीखना या फिजिकल एक्सरसाइज। और इस इन्वेस्टमेंट को प्रैक्टिकल बनाने के लिए किताब में लेगो टाइम ब्लॉक्स का सिस्टम समझाया गया है। हम अपने दिन को 3 कलर्स में डिवाइड कर सकते हैं। अच्छा, कौन कौन से कलर्स? पहला है रेड ब्लॉक्स। ये नॉन निगोशिएबल होते हैं, जैसे प्रॉपर नींद, स्कूल का टाइम और खाना, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। राइट। और दूसरा है ग्रीन ब्लॉक्स। ये वही साल के 730 घंटे हैं जो हमारी फ्यूचर इन्वेस्टमेंट है। यहाँ डीप वर्क, फिटनेस और नए स्किल्स आते हैं। और तीसरा ब्लॉक श्योरली एंटरटेनमेंट का होगा। हाँ, ऑरेंज ब्लॉक्स। ये माइंडफुल फ्लेक्स टाइम है, दिमाग को रिलैक्स करने के लिए, दोस्तों से मिलने के लिए या थोड़ा सोशल मीडिया के लिए। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा झोल है ना। लोग अपना दिन शुरू ही ऑरेंज ब्लॉक से करते हैं। सुबह उठते ही फोन चेक कर लिया। वही तो सबसे बड़ी ट्रैप है, और इसीलिए लोग ग्रीन ब्लॉक तक पहुंच ही नहीं पाते। उनकी एनर्जी पहले ही खत्म हो चुकी होती है। तो सही ऑर्डर क्या होना चाहिए? सबसे बड़ा रूल ये है कि ऑर्डर हमेशा पहले रेड, फिर ग्रीन और आखिर में ऑरेंज होना चाहिए। पहले जरूरी काम, फिर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और रात को रिलैक्स करने के लिए फ्लेक्स टाइम। ये ऑर्डर सच में गेम चेंजिंग लग रहा है। मुझे यहाँ नेहा की कहानी याद आ रही है। वो कॉमर्स की स्टूडेंट थी जो रोज 4 घंटे इंस्टाग्राम पर वेस्ट कर रही थी। हाँ, नेहा की केस स्टडी बहुत पावरफुल है। जब उसने अपना टाइम ऑडिट किया तो उसे सच्चाई दिखी। उसने तुरंत 3 घंटे सोशल मीडिया से निकालकर कैनवा और फोटोशॉप सीखने में लगा दिए। यानी उसने अपने ऑरेंज ब्लॉक्स को ग्रीन ब्लॉक्स में कन्वर्ट कर दिया। एग्जैक्टली। और सिर्फ 1 साल में वो ग्राफिक डिजाइन करके 10 से 12,000 रुपए महीना कमाने लगी थी। ये ताकत है 730 घंटों की। करके एक लेटर लिखता है। हाँ, ये एक बहुत जरूरी विजनरी स्टेप है, और यहीं से हम चैप्टर 13 में एंटर करते हैं, जहाँ विजनरी माइंडसेट की बात आती है। क्योंकि टाइम मैनेज करना तो आ गया, लेकिन इस डिसिप्लिन को जिंदगी भर बरकरार कैसे रखा जाए? 99% एवरेज लोगों में और टॉप 1% में यही तो डिफरेंस आता है। वो डिफरेंस आता है डिलेड ग्रेटिफिकेशन से। इस चैप्टर में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के उस फेमस मार्शमेलो एक्सपेरिमेंट की बात की गई है। ओह, वो एक्सपेरिमेंट जिसमें बच्चों को एक मार्शमेलो देकर वेट करने को कहा था। हाँ, उन्हें कहा गया कि अगर 15 मिनट वेट कर लिया बिना खाए तो एक और मिलेगा। जो बच्चे वेट कर पाए, यानी जिन्होंने डिलेड ग्रेटिफिकेशन दिखाया, वो जिंदगी में हर फील्ड में आगे निकले। तो बेसिकली स्मार्टफोन और सोशल मीडिया आज के डिजिटल मार्शमेलोज हैं, राइट? सही पकड़ा। ये इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है, जबकि सक्सेस हमेशा डिलेड होती है। इस डिजिटल मार्शमेलो से बचने के लिए सिर्फ विल पावर से काम नहीं चलेगा।
एक आइडेंटिटी शिफ्ट जरूरी है, आइडेंटिटी शिफ्ट। जिसका जिक्र जेम्स क्लियर ने एटॉमिक हैबिट्स में भी किया है। बिल्कुल वही। अगर कोई बोलता है मैं फोन कम करना चाहता हूँ तो वो पक्का फेल होगा, क्योंकि उसकी आइडेंटिटी अभी भी एक एडिक्ट की है। लेकिन अगर वो कहे कि मैं फोन बॉस हूं, तो वो परमानेंट सक्सेस लाता है। उसकी आइडेंटिटी ही बदल गई। एग्जैक्टली। लेकिन यहाँ सुनने वालों को लग सकता है कि एक ही दिन में इतना बड़ा पहाड़ कैसे तोड़ें? मोटिवेशन खत्म नहीं हो जाएगी? वही मैं भी सोच रही थी, एकदम से पूरी आइडेंटिटी बदलना आसान थोड़ी है। इसीलिए काइजन फिलॉसफी को अप्लाई करना होता है। काइजन का मतलब है कंटिन्यूअस स्मॉल इम्प्रूवमेंट्स। रोज का सिर्फ 1%। सिर्फ 1%, वो तो बहुत छोटा लगता है। देखने में छोटा लगता है, पर मैथमेटिकली अगर रोज 1% बेहतर हो, तो एक साल में कंपाउंड होकर इंसान लगभग 37.78 गुना बेहतर हो जाता है। 37 टाइम्स बेटर। ये तो अनबिलीवेबल ग्रोथ है। और इस इम्प्रूवमेंट को फोकस कहाँ करना है, उसके लिए विजन बोर्ड जरूरी होता है ना? हाँ, एक 5 साल का फ्यूचर प्लान सामने लगा होना चाहिए। इसका एग्जाम्पल यश की कहानी से मिलता है। एक एवरेज स्टूडेंट था जो दिन में 6 घंटे फोन पर रहता था। फिर उसने अपना विजन बोर्ड बनाया होगा। हाँ, और विजन बोर्ड बनाते वक्त उसने रियलाइज किया कि उसका असली पैशन एनवायरनमेंट को बचाना है। उसके अंदर ये सीड पहले से था, पर फोन के शोर में दब गया था। तो उसने अपना वक्त वहां शिफ्ट कर दिया। बिल्कुल। उसने फोन का टाइम लोकल प्लास्टिक पोल्यूशन के डेटा कलेक्शन और एक एनजीओ के साथ काम करने में लगाया। उसने अपने 730 आवर्स वहां इन्वेस्ट किया। और रिजल्ट क्या रहा उसका? एक साल बाद उसकी इस लगन और प्रैक्टिकल काम की वजह से उसे एक बहुत बड़ी स्कॉलरशिप मिल गई। उसने अपने 1% डेली एक्शन से सब बदल दिया। वाओ। और इन सारी चीजों को एक साथ बांधने के लिए सोर्स मटेरियल में एक आखिरी स्टेप दिया गया है, फाइनल बॉस मिशन। हाँ, अब एक 90 दिन का फाइनल बॉस मिशन सेट करना बहुत जरूरी है। बिना किसी टारगेट के दिमाग भटकने लगता है। तो ये मिशन कुछ भी हो सकता है, जैसे कोई नई कोडिंग लैंग्वेज सीखना। हाँ, या फिर एकेडमिक रैंक इंप्रूव करना, या कोई फिटनेस गोल, कुछ भी हो, पर वो अगले 90 दिन के लिए क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। ये मिशन आपके उन सारे ग्रीन ब्लॉक्स को एक डायरेक्शन दे देगा। ये पूरा ब्लूप्रिंट वाकई में माइंड ब्लोइंग है। तो अगर हम इसको समराइज करें, तो हमने देखा कि कैसे न्यूरोप्लास्टिसिटी और 90 मिनट फोकस ब्लॉक्स ने शुरुआत की, और फिर कैसे 730 आवर इन्वेस्टमेंट और लेगो ब्लॉक्स ने हमारे दिन को स्ट्रक्चर किया। बिल्कुल। और आखिर में 1% काइजन और विजनरी आइडेंटिटी ने एक आम दिमाग को हाई परफॉर्मेंस मशीन बना दिया। सुनने वालों को आज ही अपना विजन बोर्ड और फाइनल बॉस मिशन तैयार करना चाहिए। ये वो प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं जो असल में लाइफ बदलते हैं, एक एवरेज स्टूडेंट को टॉप 1% में लाते हैं। हाई परफॉर्मेंस का ब्लूप्रिंट तैयार है, लेकिन इस सब को वर्ल्ड क्लास करियर में कैसे कन्वर्ट करें? फाइनल एपिसोड में बोनस चैप्टर। ये इस सीरीज का आखिरी एपिसोड है, लेकिन खालिद रजा का एक आखिरी सवाल है। अब जब तुम्हारा दिमाग फ्री हुआ, इस फ्रीडम का क्या करोगे? हाँ, बिल्कुल। और देखा जाए तो यही वो एक सवाल है जिस पर ये पूरी डीप डाइव टिकी हुई है। I mean, पिछले कुछ सेशंस में हमने डिस्ट्रैक्शंस को खत्म करने की बात की थी। राइट, डोपामाइन लूप्स वगैरह को समझा था हमने। एग्जैक्टली। लेकिन फोन की लत को हराना तो बस एक डिफेंस मैकेनिज्म था ना। असली गेम तो अब यहाँ से शुरू होता है। सही कहा, मतलब डिफेंस से निकलकर अब ऑफेंस में आने का टाइम आ गया है। आई मीन, इमेजिन करो अगर किसी को अचानक साल के 1450 घंटे एक्स्ट्रा मिल जाएं। हाँ, और ये लगभग एक पूरा महीना होता है जो सिर्फ और सिर्फ नए कंस्ट्रक्शन के लिए अवेलेबल है। तो आज हम इसी कंस्ट्रक्शन को डिकोड करने वाले हैं। द हिडन एनिमी का जो बोनस चैप्टर है ना, करियर फैक्ट्री बियॉन्ड द स्क्रीन, और उसके साथ ही वो 21 दिन का ट्रैकर। राइट, क्योंकि जब दिमाग से वो फोन का कांस्टेंट स्टिमुलेशन हटता है ना, हाँ। तो एक खालीपन आता है। हाँ। उसको सही डायरेक्शन देने के लिए एक सॉलिड सिस्टम चाहिए होता है। और वहीं पे वो 21 डे ट्रैकर काम आता है, राइट? मतलब ये कोई आम दीवार पर टंगा कैलेंडर तो नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसका एक पूरा साइकोलॉजिकल और न्यूरोलॉजिकल रोल है। ये सिर्फ कोई कागज नहीं है जहां हमें बस एक लाल पेन से टिक मार्क लगाना है। या ना, मुझे एक बहुत बड़ा आहा मोमेंट मिला था। लोग सोचते हैं कि 21 दिन का मतलब है बस अपनी विल पावर से किसी तरह खुद को कंट्रोल करना, लेकिन यहाँ तो बायोलॉजी इन्वॉल्व हो रही है। हाँ, एक्चुअली यहाँ माइलिन नाम के एक बायोलॉजिकल टर्म का जिक्र है जो काफी फैसिनेटिंग है। वही
तो मैं चाहता हूं हम इस पर थोड़ी बात करें। ये माइलिन आखिर है क्या, और एक सिंपल से ट्रैकर से इसका क्या कनेक्शन है? देखो, इसको एक बहुत ही सिंपल एनालॉजी से समझते हैं। हमारी दिमाग के जो न्यूरॉन्स होते हैं ना, उन्हें बड़े कॉपर वायर्स की तरह मान लो। नंगी तारें जिसमें इंसुलेशन नहीं है। हाँ, तो जब भी कोई नई आदत शुरू की जाती है, जैसे फोन को दूसरे कमरे में रखकर सोना, तो वो दिमाग का नया रास्ता बहुत कमजोर होता है शुरू में। राइट, मतलब उस नए रास्ते से सिग्नल बहुत स्लोली पास करेगा। एग्जैक्टली। इसलिए वो नया काम करने में बहुत जोर लगता है और विल पावर लगानी पड़ती है। तो जब कोई उस ट्रैकर पर पहले दिन टिक लगाता है तो वो एक्चुअली उस वायर में करंट दौड़ाने की कोशिश कर रहा होता है। सही पकड़े। और जब लगातार 21 दिन तक वही काम रिपीट होता है ना, तो दिमाग उस कॉपर वायर पर माइलिन नाम के उस फैटी सब्सटेंस की एक लेयर चढ़ाने लगता है। ओह वाओ, तो ये एक तरह का फिजिकल इंसुलेशन हो गया। बिल्कुल। और इस माइलिन का काम ही यही है कि वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल की स्पीड को बढ़ाए। तो इंसुलेशन जितना मोटा होगा ना, सिग्नल उतनी तेजी से दौड़ेगा और वो काम बिल्कुल ऑटोमेटिक होने लगेगा। वेट, ये तो मतलब लिटरली हमारे दिमाग की फिजिकल वायरिंग चेंज हो रही है। लेकिन एक सवाल है मेरा, अगर 21 दिन में इंसुलेशन बन जाता है तो लोग फिर वापस लत में क्यों गिर जाते हैं 21 दिन के बाद? यही तो सबसे बड़ी गलती होती है। लोग 21वें दिन को ही ना फिनिश लाइन मान लेते हैं। मतलब ये तो वही बात हुई कि 21 दिन जिम चले गए और सोचा अब तो जिंदगी भर की फिटनेस मिल गई। बहुत सही एग्जाम्पल दिया है। इसीलिए किताब में 90 डे रूल को डिटेल में समझाया गया है। 21 दिन में वो जो नया रास्ता है ना, वो सिर्फ एक ग्रास ट्रेल बनता है। ग्रास ट्रेल मतलब जैसे किसी घने जंगल में घास काटकर बनाया गया एक कच्चा रास्ता। हाँ, अगर उस पर चलना छोड़ दिया जाए तो घास वापस उग आएगी ना। राइट, तो 21 दिन सिर्फ रास्ता साफ करने के लिए होते हैं। मैं कैस कर रहा हूँ 90 दिन में वो पक्की सड़क बन जाती होगी। एग्जैक्टली। 90 दिन बाद वो ग्रास ट्रेल एक हाईवे बन जाता है। माइलिन कोटिंग इतनी सॉलिड हो जाती है कि वो आदत दिमाग का डिफॉल्ट मोड बन जाती है। पर उस हाईवे को सेफ रखने के लिए भी कुछ गार्ड रेल्स चाहिए होते हैं। हाँ, और उन्हीं गार्ड रेल्स को किताब में 5 स्टे बॉस रूल्स बोला गया है, जो इस पूरी मेहनत को लॉक कर देते हैं। लेट अस डिकोड देम एक एक करके। पहला है संडे रीसेट। हाँ, मतलब हर संडे स्क्रीन टाइम रिपोर्ट चेक करना। सच बताऊं तो किसी के लिए भी ये सबसे बड़ा डरावना काम हो सकता है, अपना ही स्क्रीन टाइम का सच देखना। डरावना तो है, पर ये एक आईने की तरह है जो दिखाता है कि हफ्ते भर फोकस कहाँ था। दूसरा रूल है मॉर्निंग विन, मतलब सुबह का पहला घंटा बिना फोन के बिताना। राइट, क्योंकि सुबह उठते ही अगर फोन देख लिया तो डोपामीन का बेस लेवल वैसे ही पूरे दिन के लिए स्पाइक हो जाएगा। बिल्कुल, और फिर बाकी दिन फोकस करना बहुत मुश्किल होता है। तीसरा रूल है वन स्क्रीन रूल, एक टाइम पर सिर्फ एक ही स्क्रीन चलेगी। ओह, ये उस मल्टीटास्किंग वाले मिथ को तोड़ता है। हम सोचते हैं लैपटॉप पर काम करते हुए फोन पे रील्स भी देख लेंगे और सब मैनेज हो जाएगा। हाँ, पर वो मल्टीटास्किंग नहीं, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होती है जो दिमाग की एनर्जी बुरी तरह ड्रेन करती है। चौथा रूल है चार्जिंग स्टेशन। मतलब रात को फोन बेडरूम के बाहर चार्ज पे लगाना, जिसके बारे में हमने पहले भी बात की थी। एग्जैक्टली। अगर फोन हाथ की पहुंच से दूर होगा तो उसे उठाने का फ्रिक्शन ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। हाँ, और आखिरी रूल है वीकली कनेक्शन। राइट। हफ्ते में कम से कम एक बार बिना किसी स्क्रीन के किसी इंसान के साथ आमने सामने डीप कॉन्वर्सेशन करना। सही बात है। अब देखो, जब ये माइलिन हाईवे बन गया, फोन बेडरूम से बाहर चला गया, तो फोकस वापस आता है और दिन में काफी टाइम बचने लगता है। हाँ, जैसे हमने शुरू में जिक्र किया, अगर रोज 2 घंटे भी बचें तो साल के 750 घंटे निकल आते हैं। वही। और इसी 750 घंटे के कॉन्सेप्ट को किताब में एनालॉग टाइम कहा गया है। एनालॉग टाइम? ये मतलब वो टाइम है जो पूरी तरह स्क्रीन से दूर है और इंसान अपने खुद के साथ स्पेंड कर रहा है। हाँ, पर यहाँ एक बड़ा ट्रैप भी आता है। जब अचानक से टाइम बचना शुरू होता है ना, तो स्टूडेंट्स एक रैट रेस में भागने लगते हैं। वो आई नो, वो उन स्किल्स के पीछे भागेंगे जो उनके रेज्यूमे पर इम्प्रेसिव लगें। जैसे मान लो किसी को कोडिंग में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, पर दुनिया कह रही है कि टेक में पैसा है, तो वो बस जबरदस्ती कोडिंग सीखने लगता है।
एग्जैक्टली और यहीं पर करियर फैक्ट्री और खालिद रजा की जो फिलॉसफी है ना, वो इस ट्रेडिशनल अप्रोच को पूरी तरह रिजेक्ट करती है। अच्छा, तो उनका कोर आर्ग्यूमेंट क्या है इस नए टाइम को यूज करने के बारे में? उनका कहना है कि दूसरों को इम्प्रेस करने वाली स्किल्स के पीछे भागना एक हारा हुआ गेम है। उस एनालॉग टाइम को अपनी खुद की सुपर पावर ढूंढने में लगाना चाहिए। वेट, सुपर पावर? सुनने में थोड़ा मार्वल कॉमिक्स जैसा लग रहा है यार। आई मीन, रियल लाइफ में किसी को अपनी सुपर पावर कैसे मिलेगी? सुनने में लगता है पर इसके बहुत क्लियर साइकोलॉजिकल इंडिकेटर्स होते हैं। सबसे पहला इंडिकेटर है फ्लो स्टेट। फ्लो स्टेट मतलब वो काम जिसे करते वक्त टाइम का बिल्कुल भी पता ना चले, राइट? हाँ बिल्कुल। दूसरा इंडिकेटर ना इंसान के बचपन में छुपा होता है। वो कौन सा काम था जो बचपन में बिना किसी रिवॉर्ड के भी बस करना पसंद था। ओह वाओ, ये काफी इंटरेस्टिंग और डीप है। और कोई प्रैक्टिकल तरीका है इसको पहचानने का आसपास से? एक और बड़ा प्रैक्टिकल तरीका है ये देखना कि आसपास के लोग किस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा मदद मांगते हैं। क्या वो कोई टेक्निकल इश्यूज सॉल्व करवाने आते हैं या फिर किसी पर्सनल झगड़े को सुलझाने आते हैं। एक मिनट, मैं यहाँ थोड़ा पुशबैक देना चाहूँगा। ये बातें सुनने में तो बहुत इंस्पायरिंग लगती हैं कि सुपर पावर ढूंढो, स्ट्रेंथ को फॉलो करो, पर क्या ये थोड़ा ज़्यादा आइडियलिस्टिक नहीं है? मतलब रियलिटी और सर्वाइवल के हिसाब से। हाँ, मेरा मतलब है जब मार्केट में जॉब्स की कमी होती है, बिल्स पे करने होते हैं, तो क्या सिर्फ एक शौक या पैशन के भरोसे दुनिया में निकला जा सकता है? ये बहुत ही ज़रूरी और प्रैक्टिकल सवाल है। करियर फैक्ट्री का मकसद सिर्फ शौकों को फॉलो करना बिल्कुल नहीं है। पैशन और स्ट्रेंथ के बीच का डिफरेंस ना समझना बहुत ज़रूरी है। तो फिर इन दोनों चीज़ों में एग्जैक्टली अंतर क्या होता है? देखो, पैशन वो है जो खाली टाइम में करना पसंद हो, जैसे क्रिकेट देखना या वीडियो गेम्स खेलना। लेकिन स्ट्रेंथ वो है जहाँ दिमाग नेचुरली बहुत तेजी से काम करता है। ओह ओके, तो जहाँ दिमाग पैटर्न्स को जल्दी समझ लेता है वहीं आगे काम आएगा। बिल्कुल। तो असली मकसद उस नेचुरल स्ट्रेंथ को पहचानना और उसे एक रियल वर्ल्ड क्लास स्किल में कन्वर्ट करना है। तो मतलब इसका ये हुआ कि जैसे किसी की नेचुरल स्ट्रेंथ है बहस करना या लॉजिकल पॉइंट्स जल्दी पकड़ना, तो वो सिर्फ दोस्तों से तो बहस नहीं करता रहेगा ना जिंदगी भर। वही तो बात है, उसे उस स्ट्रेंथ को लॉ में या नेगोशिएशन या क्रिटिकल थिंकिंग जैसी किसी प्रॉपर प्रोफेशनल स्किल में कन्वर्ट करना होगा। राइट, तब जाकर वो उस फील्ड में इतनी तेजी से आगे बढ़ेगा कि जॉब सिक्योरिटी तो खुद ब खुद आ जाएगी, क्योंकि दिमाग ऑलरेडी नेचुरली वायर्ड है उस काम के लिए। एग्जैक्टली। जब स्ट्रेंथ को मार्केट डिमांड के साथ जोड़ दिया जाता है तभी असली मैजिक होता है। ओके, तो अब हमारे पास एक क्लियर पाथवे आ गया है। 21 दिन के ट्रैकर से लत छुट्टी, 450 घंटे का एनालॉग टाइम मिला, उसे अपनी सुपर पावर खोलने और स्किल बनाने में लगाया। हाँ, लेकिन अब जब वो नई स्किल लेकर कोई दुनिया में कदम रखेगा ना, तो एक बहुत बड़ी और कड़वी सच्चाई सामने आएगी। और वो है आज के टाइम का कंपटीशन। वो हाँ, अब कंपटीशन का मतलब सिर्फ आपके मोहल्ले या शहर के लोग तो रह नहीं रहे हैं। इंटरनेट की वजह से सीधा ग्लोबल कंपटीशन है अब। बिल्कुल। रिमोट वर्क और इंटरनेट की वजह से किसी एक छोटे शहर के स्टूडेंट का कंपटीशन अब सीधा दुनिया भर के बेस्ट स्टूडेंट्स के साथ है। गेम के रूल्स ही पूरी तरह बदल चुके हैं। ये तो वही बात हुई ना कि कल तक कोई अपने घर के पीछे बस गली क्रिकेट खेल रहा था और आज अचानक उसे इंटरनेशनल स्टेडियम में वर्ल्ड कप की पिच पर खड़ा कर दिया गया है। कितना सही एग्जाम्पल है। सामने वाले लोगों के पास भी वही सेम इंटरनेट है, वही एआई टूल्स हैं, तो फिर उस क्राउड में कोई अलग कैसे स्टैंड आउट करेगा? वही ना। तो इस पिच पर स्टैंड आउट करने का एक्चुअल प्रैक्टिकल तरीका क्या है? इसको कहते हैं एक स्ट्रॉन्ग ग्लोबल प्रोफाइल बनाना। आज के टाइम पे सिर्फ किसी लोकल यूनिवर्सिटी की एक डिग्री दिखाना काफ़ी नहीं है। तो इस ग्लोबल प्रोफाइल को बिल्ड करने के पहले स्टेप्स क्या होंगे? सबसे पहला और अहम स्टेप है लिंक्डइन पर एक बहुत सॉलिड प्रेजेंस बनाना। लिंक्डइन ना सिर्फ एक डिजिटल रेज्यूमे या नौकरी ढूंढने की जगह नहीं है। राइट, ये अपना काम और अपनी ओरिजिनल सोच पूरी दुनिया को दिखाने का एक ग्लोबल स्टेज है। हाँ बिल्कुल। दूसरा स्टेप है ग्लोबल क्रेडिबिलिटी लेना, जैसे कोर्सेरा, गूगल या आईबीएम जैसे प्लेटफॉर्म से फ्री सर्टिफिकेशंस कंप्लीट करना। इसमें मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा जो किताब की फिलॉसफी से बहुत मैच करती है, रियल प्रोजेक्ट्स बनाना। बिल्कुल। रियल प्रोजेक्ट्स के बिना वो सब थ्योरी ही रह जाती है। हाँ, थ्योरी तो कोई भी रट सकता है,
पर जब तक किसी ने कोई असली प्रॉब्लम सॉल्व ना की हो तो अपनी स्किल को दूसरों के सामने प्रूव कैसे करेगा? सही बात है। और एक और चीज जिसे अक्सर कंप्लीटली इग्नोर कर दिया जाता है वो है इंग्लिश कम्युनिकेशन। इंग्लिश को सिर्फ एक लैंग्वेज की तरह मत देखो, बल्कि एक ग्लोबल टूल की तरह यूज करो। राइट, ये दुनिया भर के लोगों से जुड़ने का और अपने आइडियाज उन तक सीरियसली पहुंचाने का एक ब्रिज है। और जब ये सब कुछ लिंक्डइन सर्टिफिकेशंस, रियल प्रोजेक्ट्स और कम्युनिकेशन एक साथ आते हैं, तब जाके वो एक सॉलिड ग्लोबल प्रोफाइल तैयार होती है। सुनने में तो ये सब बहुत ही बड़ा लगता है। आई थिंक यहीं पर किताब का वो एम हाई वाला कॉन्सेप्ट फ्रेम में आता है ना। हाँ, एम हाई का सीधा सा मतलब है कि सोच का स्केल क्या है। अगर कोई सोचेगा कि बस किसी तरह एक एंट्री लेवल कोडिंग जॉब मिल जाए, तो उसका आउटपुट भी उसी एवरेज लेवल का होगा। और वहीं अगर कोई इंसान ये सोचे कि मैं एक ऐसा सॉफ्टवेयर या प्रोडक्ट डिज़ाइन करूंगा जिसे लाखों लोग यूज़ करें, तो ये अपने आप में एक वर्ल्ड क्लास गोल हो गया ना। बिल्कुल। जब विजन इतना बड़ा होता है तो तैयारी और मेहनत का लेवल भी नेचुरली ग्लोबल स्टैंडर्ड का हो जाता है। पर यार, अगर मैं एक आम एवरेज स्टूडेंट के नज़रिए से इसको देखूं तो ये सब थोड़ा सा ओवरवेलमिंग लग सकता है। सुपर पावर ढूंढना, ग्लोबल प्रोफाइल सेट करना। अगर कोई इस पॉइंट पर कंफ्यूज्ड है तो उसको कुछ सॉलिड गाइडेंस की जरूरत तो पड़ेगी। और इसी डीप कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ही किताब के एंड में करियर फैक्ट्री के एक बहुत ही स्पेसिफिक टूल का बड़ा डिटेल में जिक्र किया गया है। हाँ, मुझे याद है, जब मैंने ये पढ़ा तो मुझे लगा कि ये सिर्फ ज्ञान नहीं बल्कि एक एक्शनेबल निष्कर्ष है इस पूरी किताब का, जिसमें www.careerfactory.com पर एक फ्री करियर डिस्कवरी सेशन बुक करने का ऑप्शन है। सही कहा। ये 42 मिनट का एक प्योरली वन-ऑन-वन सेशन होता है, और ये समझना ज़रूरी है कि ये कोई नॉर्मल काउंसलिंग या मोटिवेशन वाला लेक्चर नहीं है। तो इस सेशन में एग्जैक्टली क्या अलग होता है बाकी जगहों से? ये पूरी तरह से साइंटिफिक और डेटा ड्रिवन अप्रोच पर काम करता है। इस सेशन के दौरान एक सुपर पावर असेसमेंट किया जाता है। ओके। ताकि वो नेचुरल स्ट्रेंथ्स पता चल सकें। हाँ, जो शायद इंसान को खुद भी ना पता हो। हाँ, और उस डेटा के बेसिस पर एक कस्टमाइज्ड करियर रोड मैप बनाया जाता है। साथ ही इसमें इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स की मेंटरशिप मिलती है, ताकि वो 3.5 घंटे का जो एनालॉग टाइम हमने निकाला था वो एकदम सही दिशा में इन्वेस्ट हो सके। मतलब किताब सिर्फ थियरी देकर खत्म नहीं होती, लिटरली एक एक्शन प्लान हाथ में दे रही है। बिल्कुल सही पकड़ा। और इस एक्शन प्लान के साथ किताब के बिल्कुल एंड में खालिद रजा का एक बहुत ही पर्सनल और डीप नोट दिया गया है। ओह हाँ, उसमें इस पूरी जर्नी का जो असली वाय है उसको समझाया गया है। उन्होंने उसमें लिखा है कि इंडिया में टैलेंट और एनर्जी की सच में कोई कमी नहीं है, पर उन्हें दुख होता है जब वो देखते हैं कि इतने पैशनेट स्टूडेंट्स अपनी ऐसी एनर्जी एक 6 इंच की फ़ोन स्क्रीन में बर्बाद कर रहे हैं। पता है, उस नोट की एक लाइन अभी भी मेरे दिमाग में बिल्कुल छकेरी हुई है। उन्होंने लिखा था कि स्क्रीन एक दीवार नहीं बल्कि दुनिया देखने का दरवाजा बननी चाहिए। एग्जैक्टली। फोन फेंकने की बात तो कोई कर ही नहीं रहा, बस उसके इस्तेमाल का तरीका बदलने की बात है। वो चाहते हैं कि स्टूडेंट्स करियर फैक्ट्री के उस फ्रेमवर्क को यूज करें, दरवाजे से बाहर निकलें और ग्लोबल स्टेज पर अपनी एक अलग जगह बनाएं। तो अगर हम आज के इस पूरे डीप डाइव के सारे डॉट्स को कनेक्ट करें तो रिजल्ट कुछ ऐसा बनता है कि जो फ़ोन कल तक हमारा सबसे बड़ा दुश्मन था, जो हमें डोपामाइन लूप्स में फंसा रहा था, आज वही फ़ोन एक ग्लोबल करियर की नींव रख सकता है। बस शर्त ये है कि फ़ोन अब हमारा मास्टर ना हो, बल्कि हम उस फ़ोन के बॉस बन जाए। क्योंकि दुनिया के जो टॉप 1% लोग होते हैं ना, वो कोई जादू से या बाय बर्थ अलग थोड़ी होते हैं। उनकी चॉइसेस बिल्कुल अलग होते हैं, राइट? अपना टाइम और अपना फोकस उन्हें कहाँ लगाना है, वो 3.5 घंटे कहाँ इन्वेस्ट करने हैं। बिल्कुल, वही चॉइसेस उन्हें अलग बनाती हैं, और वो चॉइस लेने का सबसे सही टाइम अभी आ गया है। ये थी द हिडन एनिमी, खालिद रजा की करियर फैक्ट्री की तरफ से। फोन तुम्हारा दुश्मन था, अब तुम उसके बॉस हो। 21 दिन का ब्लूप्रिंट तुम्हारे पास है।